लगता है हमारे ध्रुव राठी भाई का वैसे ही बुरा टाइम चल रहा है, क्योंकि पहले इन्होंने एक पाकिस्तान के ऊपर वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर जो इन्होंने अपनी फ़ैन फॉलोइंग एक्रू की थी अक्रॉस द बॉर्डर एक बड़े लेवल पे, आई थिंक वो सारी की सारी इनको अब पलट के उल्टा गालियां दे रही हैं जो इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर वीडियो बनाई उसकी वजह से। इनफैक्ट वहाँ का जो लेफ़्ट विंग ब्रिगेड या वहाँ का जो लिबरल साइड के जो लोग थे वो भी राठी को अपने निशाने पे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। इसकी डिफरेंट वजह हो सकती हैं। एक वजह ये हो सकती है कि वो लोग आउटराइट डिसएग्री करते हैं ध्रुव राठी से, सीरियसली वो बिलोंग करते हैं, बिलीव करते हैं पाकिस्तान की जो स्टेट का जो स्टेटमेंट है या जो पोजीशन है उसके अंदर। दूसरा ये हो सकता है क्योंकि वहाँ पे एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, अथॉरिटेरियन रिजीम है बेसिकली। सामने से शहबाज शरीफ तो एक बेसिकली मास्क है, ओरिजिनली आर्मी का रूल हो रहा है, हर किसी को पता है। तो उन लोगों का दबाव होगा कि भाई इसके ऊपर बात करो। ये भी रीज़न। तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि द वे यूट्यूब वर्क्स या सोशल मीडिया वर्क्स, अगर एक कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आती है तो उसके ऊपर काफ़ी सारे लोग एक साथ एक ही विषय के ऊपर बात करने लग जाते हैं। एक ट्रेंड सा बन जाता है किसी चीज़ का, तो एक ट्रेंड फॉलो करने का जो ट्रेंड है या जो फिनोमिनन है वो भी एक सोशल मीडिया पे होता है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो ये डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। पर जो बातें ध्रुव राठी के काउंटर में कही जा रही हैं, ध्रुव राठी को अगेन मैंने खुद क्रिटिसाइज़ किया हुआ है कई बार। मैं अग्री नहीं करता उसकी पॉलिटिक्स और पोजीशन के साथ, बट उसके काउंटर में जो पाकिस्तान के एंड से, और मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त पाकिस्तान के पाकिस्तान पाकिस्तान के लिबरल साइड की, राइट। जैसे कि सैयद मुजम्मिल, एक और यूट्यूबर हैं जो हिस्ट्री और जनरल नॉलेज की वीडियोस बनाते हैं, फैसल वड़ाइच। ऐसे ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि एक्चुअल में बात करने लायक लोग हैं, जिनसे कि जिनकी की आप बात सुनोगे तो उनको लगता है कि दे ट्राई टू बी ऑब्जेक्टिव। आई मीन सैयद मुजम्मिल तो आई एम एक्चुअली वेरी सरप्राइज्ड एंड इम्प्रेस्ड बाय हिज करेज एंड एबिलिटी टू स्पीक ट्रूथ टू पावर। लेकिन फैसल वड़ाइच भी एक डिसेंट क्रिएटर हैं, आई वुड से। किसी भी कंट्री में रह के एक सर्टेन एनवायरनमेंट, चैटर के अराउंड रह के एक सर्टेन लेवल तक ही एक बात की जा सकती है। स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं उनके अंदर थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सरसाइज करना। पाकिस्तान जैसी कंट्री में और ज़्यादा, क्योंकि आर्मी की इतनी ज़्यादा डोमिनेशन है हर फील्ड में। तो उस जगह पे रह के फैसल वड़ाई जितनी भी बात कर देते हैं, मुझे लगता है कि ठीक है, अगर यही व्यक्ति किसी और देश में होता तो शायद और खुल के भी बात कर पाता। इन एनी केस उन्होंने एक वीडियो बनाई है ध्रुव राठी की वीडियो को काउंटर करते हुए, जिस पे कि मुझे लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए, तो उसको देखते हैं। ओके, तो इनकी वीडियो का नाम है हैव करेज ब्रो, शो सम करेज नाउ। आई थिंक ये प्लेग ऑफ कर रहे हैं जो ध्रुव राठी ने बोला था कि हैव करेज, स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो पाकिस्तानी लोगों को कॉल आउट करते हुए बोला था। ये उसके ऊपर प्ले ऑफ किया हुआ है। लेट्स सी। आप जरा तसव्वुर करें कि मैं आपसे मुतालबा शुरू कर दूं कि भागे भागे जाएं और मेरी वीडियो का लिंक टैग करके। अच्छा, ये ना शुरू का ट्रेलर होता है, तो मैं इसे स्किप करके ना मेन जगह से शुरू कर रहा हूँ। इस वीडियो ये भी एक ट्रेंड है यूट्यूब पे। लोग अपने बेसिकली पूरी बिगिनिंग में ही जो मेन हाइलाइट्स होती हैं अपनी वीडियो की वो डाल देते हैं। ओके, यहाँ से आई थिंक शुरू हो गया। कैसे हैं साथियों, मैं फैसल वड़ाइच। जिस वक्त इंडियन यूट्यूबर ध्रुव राठी ने पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल बेसरोपा झूठी, दोबारा सुनते हैं इन्होंने क्या बोला। जिस वक्त इंडियन यूट्यूबर ध्रुव राठी ने पाकिस्तान, कैसे हैं साथियों, मैं फैसल वड़ाइच। जिस वक्त इंडियन यूट्यूबर ध्रुव राठी ने, ओके, आई थिंक उसका नाम दौरव नहीं है, ध्रुव है, ध्रुव। इसके ऊपर इस टॉपिक में बात करना चाहता था काफ़ी पहले भी कि पाकिस्तान में लोग जिस तरीके से नाम लेते हैं चीज़ों का, या किसी भी इवेंट का या चीज़ों का, वो आई डोंट नो ये इग्नोरेंस से आता है या जानकारी के अभाव में आता है या ये एक तरीके का डिसरिस्पेक्टफुल, क्योंकि आई डोंट नो पाकिस्तानी उस लेवल पे पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे जहाँ सामने वाले के नाम को सही तरीके से प्रोनाउंस करना एक ओ
माना जाता है, एक ऑब्लिगेशन माना जाता है। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि शायद इनको बोलने में ही दिक्कत हो या सुनने में दिक्कत हो। कैसे हैं साथियों, मैं फैसल मुराइज। जिस वक्त इंडियन यूट्यूबर दारों राठी ने पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल बेसरोपा झूठी वीडियो पब्लिक की, मैं एक पॉडकास्ट की तैयारी में था। मुझे किसी ने वीडियो शेयर की और कहा कि इसे देखो। बाय द वे, मैं पहले भी ओके, मैं ये मानता हूँ कि ध्रुव प्रोपेगेंडा करता है काफ़ी चीज़ों पे, पर उसकी वीडियोस एब्सोल्युटली झूठ नहीं होती। ये मैं कह रहा हूँ एज ए बीजेपी सपोर्टर इंडिया में। एब्सोल्यूट झूठा प्रोपेगेंडा अगर कोई कर रहा होगा ना तो लोग उसे सुनेंगे ही नहीं। वो होगा, मैं बताता हूँ आपको वैसा बंदा कौन है। जाहिद हामिद है आपकी कंट्री में वैसा बंदा जो 100% झूठ बोलता है, लाइक लिटरली एवरी वर्ड दैट ही सेज इज लाई। ध्रुव आई थिंक उस कैटेगरी में तो नहीं आता। दारों राठी के फर्स्ट पेज रिसर्च मेथड का फैन नहीं था, लेकिन मैंने इसे एक अच्छा वीलॉगर जरूर समझ रखा था। मगर इस प्रोपेगेंडा वीडियो ने तो मेरा सर ही चकरा दिया कि इसे क्या हो गया है। ये तो अच्छा खासा हुआ करता था। आखिर इसने पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम के लिए उसी मीडिया का सहारा क्यों लिया जिसे वो खुद मोदी मीडिया कहता रहा। इसी दौरान जब मेरी ट्विटर पर नजर पड़ी तो मैंने वहां भी देखा कि इन्होंने उधर भी पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चला रखी थी कि सब इनके फैंस भागे भागे जाएं और इनकी वीडियो का लिंक कॉपी करें और एज एन एविडेंस FATF के हैंडल से रीशेयर करें ताकि पाकिस्तान पर 25 करोड़ लोगों की आबादी के मुल्क पर पाबंदियां लगवाई जा सके। इनके इस वीलॉग पर मुझे शदीद दुख हुआ और गुस्सा भी आया कि इतने बड़े हमसाया मुल्क से इतनी दुश्मनी और इतनी नफरत कि इस मुल्क पर सैंक्शंस के लिए ये शख्स, ये साहब इस लेवल तक आ गए हैं कि अपने फॉलोअर्स को पुश करने लगे हैं। इसके लिए ये अपने साबित मुखालफिन बीजेपी और हिंदुत्ववाद तक को खुश करने के लेवल पर आ चुके हैं। यहाँ तक आने पर बधाई हो आप। तो खैर दोस्तों, मैंने इसमें हिंदुत्व का कोई एलिमेंट नहीं है वड़ाइच साहब। FATF की ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में तब जाते हो आप जब आप मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर टेररिज्म के लिए करते हो। आपकी कंट्री के जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो एक नोन टेररिस्ट जो अमेरिका की सैंक्शन लिस्ट में है, उसके इंडियन स्ट्राइक्स में मरने पे जो उसका फाइनल राइट्स वाला जो हुआ था उसमें गए थे, उसकी फ़ोटोज़ मौजूद हैं। उसका प्रॉपर इंडियन हाई कमिश्नर जो UK के हैं उन्होंने स्काई न्यूज़ के स्टूडियो में बैठ के वो फ़ोटो दिखाई है। उस पर आपके यहाँ से झूठा प्रोपेगेंडा चला कि ये तो कोई और बंदा है, जिसमें कि आपके ISPR के बंदे ने उसका नाम एड्रेस बताया, जिससे कि ये प्रूव हो गया कि एक्चुअल में वो वही बंदा है जिसकी बात हो रही है। इससे ये साबित होता है कि आपके सरकार लेवल पे जो इनके हाथ में असली पावर है, मिलिट्री वाले लोग इन लोगों के साथ हैंड इन ग्लव हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर FATF की सैंक्शन लगना जस्टिफाइड होता है। इंडियन किसी चैनल के कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 और 2 4 लिखने के लिए कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। फौरी तौर पर इनकी वीडियो की खामियां एक ट्वीट में लिखी और इसे रीकोट ट्वीट कर दिया, जिसे लाखों लोगों ने देखा और 11,000 के करीब दोस्तों ने लाइक भी किया। शायद मैं इससे आगे ना बढ़ता अगर मौसूफ ने अपनी इस वीडियो के आखिर में रजनीकांत बनने की कोशिश ना की होती। ये ना कहा होता कि मुझ में तो बहुत हिम्मत है, आप भी पाकिस्तानियों हिम्मत करके अपनी हुकूमत से फलां और फलां सवाल करें। हिम्मत करो अपनी सरकार से सवाल करने की, सवाल करो अपनी सियासत से, पाकिस्तान एक आतंकी देश क्यों बन रहा है। यहाँ मैंने जरूरी समझा कि एक तफसीली जवाब इनको और अपनी ऑडियंस को खास तौर पर देना चाहिए। ऐसा जवाब जिसमें मैं इनके खिलाफ बाइकआउट का मुतालबा आप लोगों से बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि हम वो लोग नहीं हैं, और ना ही मैं इंडिया के 1.5 अरब लोगों को कोई ताना दूंगा, क्योंकि हम उनको अपनी तरह के इंसान समझते हैं। मेरी सारी गुफ्तगू, इंडिया के भी सारे लोग पाकिस्तान के भी सारे लोगों को इंसान ही समझते हैं। कोई यहाँ पे पाकिस्तानियों को कोई और चिंपांजी की नस्ल से नहीं समझता। आपकी कंट्री पे अगर इंडिया से भेजे गए लोग, अगर जैसे कि आप लोग RSS को एक आतंकवादी संगठन कहते हैं, मुझे एक बंदा बता दो जो RSS का आज तक पाकिस्तान जाके जिसने बम फाड़ा हो। इंडिया से अगर RSS के लोग हर साल बॉर्डर क्रॉस करके आपके वहाँ के फट रहे होते इधर उधर, तो आप लोग कैसे हमें ट्रीट करते, वो तब पता चलता आपके अंदर की इंसानियत क्या है। आपके पास हमारे अगेंस्ट हेट करने का कोई ग्राउंड ही नहीं है। हमारे पास भी वैसे तो हेट नहीं करनी चाहिए इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन सर दर्द का एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। आज जब हम बात कर रहे हैं 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले पहलगाम में एक अटैक होके हटा है, जिसके ऊपर ये सारा ऑप्शन दूर हुआ है।
इन साहब से और इनके दीगर साथियों देशभक्त जनरल वालिया, जनरल बख्शी, अरुणाब गोस्वामी के लिए है और इन जैसे दूसरों के लिए और जनरल मोदी के लिए भी है, जो कि अब फौजी वर्दी में मुख्तलिफ पोस्टर्स में नजर आ रहे हैं। बहुत सी बात तो दोस्तों उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो कंट्री के लीडर हैं, सारे देशों के लीडर अपनी आर्म फोर्सेस को सपोर्ट करने के लिए, चीयर करने के लिए ऐसा करते हैं। तो मैंने अपने ट्वीट में ही कर दी थी कि इनके तमाम रेफरेंसेस इनके अपने अखबारात से हैं और उनमें भी सोर्सेज से बातें की गई हैं। सो मैं उन पॉइंट्स को रिपीट नहीं करूंगा, इससे आगे की बात करूंगा। इन साहब ने 19 मिनट 40 सेकंड पर अपने भाषण का सबसे बड़ा झूठ बोला। कोट एंड कोट ये कहते हैं कि पाकिस्तान में पावर हंग्री पॉलिटिशियंस इंडिया से बेवजह लड़ाई करते हैं, मसल्स दिखाते हैं और इसी बहाने पाकिस्तान के डिक्टेटर बन जाते हैं। अब ध्रुव को अगेन, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात बताता हूँ। मैं फैसल भाई आपसे एग्री करता हूँ कि ध्रुव इज़ नॉट एक्चुअली अ वेरी इंटेलिजेंट और रेड गाय, ही इज़ एक्चुअली वेरी मीडियोकर गाय। और ये बात मैं आज नहीं बोल रहा, मैंने अपनी पुरानी बहुत सारी वीडियो में बोला है कि इंटेलेक्चुअली ही इज़ इवन लेस देन मीडियोकर। ये मेरे लिए सरप्राइज़ की बात है कि वो इतना पॉपुलर है। आई थिंक उसका रीज़न ये है क्योंकि उसकी वीडियो की एडिट वगैरह जो होती है, क्या कहेंगे उसे, मोशन वगैरह जो होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। और ज़्यादातर जनता कंटेंट की डीपनेस के बजाय जो उनको नज़र आ रहा होता है चमक दमक, उसके पीछे होती है। इसीलिए बड़ी ही टुच्ची लेवल की नो कंटेंट मूवीज़ बॉलीवुड की हिट है, ठीक है। और जो अच्छा कंटेंट वाली मूवी आती है वो उतना अच्छा कई बार नहीं भी कर पाती। तो एवरेज आईक्यू कम होने की वजह से ओवरऑल हमारे इस क्षेत्र में चमक दमक वाला कंटेंट ज़्यादा चल जाता है। पर मैं ये पहले एग्री कर देता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ध्रुव एक बहुत इंटेलिजेंट या स्मार्ट बंदा है। स्मार्ट एज इन कि स्मार्ट होगा, इंटेलिजेंट और स्मार्ट दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। स्मार्ट होगा, इंटेलिजेंट मुझे नहीं लगता वो बहुत है, और चीज़ों की डीप अंडरस्टैंडिंग वाला तो खैर मामला ही नहीं है। तो मैं आपसे ये बहस नहीं करूँगा कि नहीं ध्रुव तो बड़ा तेज़ है, ये वो, मैं भी ये बहस नहीं करूँगा। एक सर्टेन टाइम पे उसने एंट्री ले ली यूट्यूब पे, एक सर्टेन टाइम पे उसने एक सर्टेन पार्टी की विरोध करना शुरू कर दिया, एक दूसरी सर्टेन पार्टी का सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो बेस बन गया। और बेस बनने के बाद फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसको मिला। और अगेन कंटेंट उसका थोड़ा फ्लैशी होता है, एडिटिंग वीडियो वगैरह ये सब, तो उसका सबकी सहायता लेके वो शायद थोड़ा आगे निकल गया। इन सब चीज़ों के बावजूद भी उसका जो फॉलोइंग है उसमें एक्चुअल में आप लोगों का भी बड़ा योगदान है, क्योंकि आप लोग बहुत बढ़िया इंसान मानते थे उसको आज तक, ये वाली वीडियो आने से पहले। बात यह है कि अगर इस भाई ने पाकिस्तान की मॉडर्न हिस्ट्री को जरा सा भी देखा होता, मॉडर्न हिस्ट्री पर एक किताब भी पढ़ी होती, तो ऐसा यकीनन ना कहते। क्योंकि पाकिस्तान में पिछले 25 साल में एक भी सियासी हुकूमत तो क्या, एक भी एमएनए और एमपीए तक इंडिया से जंग के नारे पर नहीं आया और ना हुकूमत आई है और ना ही इस नारे पर गई है। पाकिस्तान में अब एंटी इंडिया रेटरिक बिकता ही नहीं है, लेकिन इनकी हुक्मरान जमात बीजेपी का सारा वोट बैंक ही एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम इमोशंस पर है। जबकि इधर हमारे मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। बीजेपी को पहली बार वोट मिला था 10 साल की कांग्रेस की गवर्नमेंट के बाद। मनमोहन सिंह की पहली गवर्नमेंट आई थी, मनमोहन सिंह की दूसरी गवर्नमेंट आई थी, इसलिए उसके बाद नरेंद्र मोदी को वोट मिला था। उनको वोट इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट प्रॉमिस की थी। आप जाके उनके जो मैनिफेस्टोज़ हैं वो देख लीजिए। नरेंद्र मोदी को क्यों डेवलपमेंट, आप कहोगे डेवलपमेंट के लिए फिर नरेंद्र मोदी को वोट क्यों दिया? क्योंकि उससे पहले नरेंद्र मोदी 13 साल तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे थे, और गुजरात वॉज एंड टू सम एक्सटेंट स्टिल इज़ कंसिस्टेंटली ग्रोइंग ऑन अ वेरी हाई रेट। इकोनॉमिकली बात कर रहा हूँ मैं। आप गुजरात के इकोनॉमिक नंबर्स चेक कर लेना ड्यूरिंग हिज प्रीमियरशिप या चीफ मिनिस्टरशिप, और उसके बाद भी उन्होंने बहुत तेज़ी से गुजरात को बेहतर बनाया, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट में हेल्प की। एक पूरी की पूरी टर्म सामने आई गुजरात मॉडल, जिसकी वजह से उन्होंने डेवलपमेंट का इनाम लिया था। पाकिस्तान में ये नैरेटिव बहुत चलता है कि मोदी को इसलिए चुना गया क्योंकि वो एंटी पाकिस्तान है। नो, नॉट एट ऑल, एब्सोल्यूट गार्बेज। आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं कह रहा ये चीज़, लेकिन ये जो रेटरिक है इट इज़ एब्सोल्यूट गार्बेज। और अगेन जो ध्रुव राठी ने कहा, मुझे पता है कि जो ध्रुव ने भी कहा है वो भी इनकरेक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान के नेताओं या पॉलिटिशियंस के पास इस तरीके की पावर ही नहीं है कि वो इस तरीके का कुछ करवा सकें।
पाकिस्तान में एक्चुअली नेताओं के पास एक सर्टेन लिमिट से आगे, मतलब पुलिस वगैरह को थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे, लोकल बॉडीज़ को मैनेज कर लेंगे, उसके बाहर पॉलिटिशियंस के पास कुछ पावर ही नहीं है, स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पे। यहाँ सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में इंडिया से लड़ाई पर नहीं, दोस्ती पर सियासी और इंटेलेक्चुअल इत्तेफाक हो चुका है। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने सिखों के लिए कॉरिडोर खोला था और इमरान खान उस वक्त वजीर आजम थे। जनरल बाजवा तो इंडिया से एक और मैं आपको बात बताता हूँ, ऐसा मुझे नहीं लगता पर्सनली कि कोई इकट्ठा हो चुका है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि आपके यहाँ का एक बहुत फेमस पॉलिटिकल नारा है, जो मोदी का यार है, ये नवाज शरीफ की बात हो रही है, वो गद्दार है। क्योंकि नवाज शरीफ मोदी के उसमें आए थे स्वेर इन सेरेमनी में, और उसके बाद इनफैक्ट जो आप ये कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान से नफ़रत पे वोट मिलता है, अगर नफ़रत पे वोट मिला होता तो पहली बार जब मोदी ने स्वेर इन किया अपनी सेरेमनी में, तो नवाज शरीफ को इनविटेशन क्यों भेजा? ये दो चीज़ें एक साथ सेंस नहीं बनाएंगी ना। उसके बाद आउट ऑफ द वे जाके नवाज शरीफ से मिलने गए, 2014 में बने थे वो, और ये 2016-17 की 18 की बात है शायद। वो जो पठानकोट या हुआ था, उससे पहले मुझे एग्जैक्ट मोमेंट याद नहीं है, लेकिन कपल ऑफ ईयर्स लेटर या नेक्स्ट ईयर की बात है कि वो पाकिस्तान गए शादी में, एक पर्सनल लेवल पे एक रैपोर्ट बिल्ड करने की कोशिश की नवाज शरीफ के साथ, ताकि सिचुएशन बेटर हो जाए। हुआ क्या, उल्टा नवाज शरीफ को ही लटका दिया उन्होंने। इस हरकत का एक बहुत बड़ा रीज़न रहा उस चीज़ के अंदर। तिजारत की बात है। नवाज शरीफ जब भी प्राइम मिनिस्टर बने, पहले उन्होंने वाजपेयी को अपने दूसरे दौर में और उसके बाद बार बार नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आने की दावत दी और उनसे मुलाकातें करते रहे, उनसे राब्ते उन्होंने बहाल रखे। और फिर उनके साथ क्या हुआ ये भी आपको पता है। लेकिन भाई को इनमें से किसी बात का इल्म नहीं, क्योंकि वो फखरिया कहते हैं कि वो कोई किताब नहीं पढ़ते, बल्कि गूगल करते हैं और ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल्स से पता। आई एब्सोल्युटली एग्री विद दैट। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो आप जरा उनका साउंड बाइट सुनिए, वो अपने इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं। एक्चुअली कोई सच बताऊं तो कोई इतना डायरेक्टली मैंने कोई इतनी किताबों से इन्फ्लुएंस नहीं लिया, या फिर डायरेक्टली किसी एक पॉडकास्ट या एक वीडियो से। जब भी मुझे किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में सर्च करना होता है तो आई यूज गूगल सर्च। इसी इंडिया के इंटरनेट एकेडमिक स्फेयर का सीन आप इस बात से समझो कि एक बंदा जो है वो सबसे बड़ा यूट्यूबर है लाइक नॉलेज के स्फीयर में, और दूसरा बंदा जो है वो सबसे बड़ा यूट्यूबर है पॉडकास्ट के स्फीयर में। दोनों ही, छोड़ो इतना, इससे ज़्यादा कहना। इंटरव्यू में जब उनसे दोबारा पूछा गया कि आप अपनी कोई पसंदीदा किताब तो बताएं, तो उन्होंने बताया किस किताब का नाम लिया, टिमोथी फेरिस की 4 आवर वर्क वीक, 4 घंटे हफ्ते में काम। बेसिकली बुक रिकमेंडेशंस दे दो। अभी जैसे मैंने ये बुक पढ़ रहा हूँ 4 आवर वर्क वीक। कैसा फिर? हालांकि ये एक मैनेजमेंट की सेल्फ हेल्प बुक है, इसका हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से, फिलॉसफी से दूर का भी ताल्लुक नहीं। इंटरव्यू लेने वाला और देने वाला यकीनन दोनों इस बात से मुकम्मल बेखबर थे कि जब एक पॉलिटिकल कमेंटेटर से एक इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। दोनों ही अत्यंत मंद बुद्धि के मालिक हैं। करने वाले से किताबों का पूछा जाता है तो इससे मुराद सेल्फ हेल्प बुक्स नहीं होती, इससे मुराद पॉलिटिकल फिलॉसफी या हिस्ट्री की वो किताबें होती हैं जिन्हें पूछने और बताने की एक वजह होती है, और वो वजह ये कि दुनिया जान सके, देखने वाले जान सकें कि वो अपने पॉलिटिकल थॉट्स को तरतीब देने के लिए क्या पढ़ रहे होते हैं। 4 आवर वीक तो ऐसी किताब नहीं। पाकिस्तान में वजाहत मसूद साहब, शहजाद व्यास हमारे दोस्त, सैयद मुजम्मिल, डॉक्टर तैमूर समेत तमाम हमारे दोस्त, ज्यादातर दोस्त अपनी वीडियोस में आपको जाबजा किताबों के रेफरेंसेस देते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये सब किताबें पॉलिटिकल फिलॉसफी या हिस्ट्री की होती है। अब हमारी इनमें से दो व्यक्ति जो शहजाद गयास हैं और तैमूर लाल हैं, जो प्रोफेसर हैं आई थिंक वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में, मैं एग्जैक्ट नाम नहीं बता सकता, उन दोनों से मुझे ये शिकायत है कि वो कम्युनिज्म की सारी हिस्ट्री के बाद भी कम्युनिज्म को फेवर करते हैं। और आई डोंट नो कैसे कोई इंसान हिस्ट्री से थोड़ा सा भी परिचित होने के बावजूद कम्युनिज्म को फेवर कर सकता है। सीरीज भी देखिए जिनमें बेशुमार किताबों के रेफरेंसेस हैं, बल्कि हमने तो 100 किताबों पर, तारीखी किताबों पर डॉक्यूमेंट्री सीरीज भी शुरू कर रखी है। लेकिन ये तमाम किताबें वो हैं जिन्होंने तारीख में किरदार अदा किया है, या चंद एक वो नॉवेल्स हैं जो पॉलिटिकल और सोशल फिलॉसफी पर या उस बैकग्राउंड में लिखे गए हैं। वैसे आपको बताऊं कि जब 2007-8 में 2007-8 में टिमोथी फेरिस की ये किताब 4 आवर वीक आई थी तो इसकी बहुत मार्केटिंग हुई थी। मैंने भी इसे पढ़ा था कि देखें क्या खास बात है इसमें।
लेकिन बहुत मायूसी हुई क्योंकि तकरीबन 400 सफ़ात पर फैली इस किताब का, 400 से कुछ कम सफ़े थे, इस किताब का बड़ा हिस्सा गैर ज़रूरी डिटेल्स पर था, जैसे कोई शख्स अपने आने जाने की तफसीलात ज़्यादा बताता है। ये सारी किताब एक जुमले में बहरहाल समझी जा सकती थी और वो एक जुमला था, अपना काम आउटसोर्स कर दो, खुद थोड़ा सा वक्त निगरानी के लिए रखा करो और चिल करो। 4 आवर वर्क वीक। इसके पीछे की सारी चिल साइंस करो। ये थी कि काबिल बंदे तलाश करने में थोड़ा वक्त लगाएं और अपना काम उन्हें सौंप कर सिर्फ 4 घंटे में उन्हें मैनेज किया करें। इस किताब को पढ़ने पर जो पहली बात मेरे दिमाग में उस वक्त आई थी वो ये कि अगर ये किताब हर शख्स के लिए है जो कि होनी चाहिए, तो क्या वो लोग जिन्हें मैंने अगर हायर किया है और जिनकी कॉस्ट पर मैं चिल करूंगा, अगर उन्होंने भी इसी फॉर्मूले पर, इस किताब के फॉर्मूले पर अमल शुरू कर दिया, तो उन्होंने भी आगे आउटसोर्स कर दिया, तो ये यूं ही है कि आज राहत फतेह अली खान सोचें कि मैं अपना म्यूजिक और गुलकारी दोनों आउटसोर्स करता हूं और खुद चिल करूंगा और सिर्फ अपीयरेंस के ये आप फैसल भाई थोड़ा ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हो, ये इतना सिंपल नहीं होता, हम सबको पता है। अगर कोई सिंगर है तो वो ही इज़ लाइक स्पोर्ट्स एथलीट, इसमें आप किसी का भी एग्जांपल दे सकते हो, स्पोर्ट्स जो खेलते हैं उनका या एक्टर का, वो लोग ऑफ कोर्स अपना काम आउटसोर्स नहीं कर सकते। आउटसोर्सिंग कुछ सर्टेन टाइप के कामों की जा सकती है। ये आप थोड़ी सी ज़्यादती आप कर रहे हो इस बुक के साथ। लिए मॉडलिंग करने के लिए स्क्रीन पर आ जाया करूंगा क्योंकि मैं तो बहुत मशहूर हूँ। यकीन करें, अगर राहत फतेह अली खान ऐसा करेंगे तो वो दूसरे दिन चाहत फतेह अली खान बन जाएंगे। शोहरत तो होगी लेकिन किसी और किस्म की। इन साहब ने लगता है कि इस किताब पर मुकम्मल अमल कर लिया है और अब सिर्फ स्क्रिप्ट्स पर मॉडलिंग के लिए आते हैं, पॉलिटिकल कमेंट्री के लिए चाहत फतेह अली खान बन चुके हैं। इसीलिए इनकी वीडियोस में लेजी रिसर्च और वीक रेफरेंसेस होते हैं। मुझ पर, मेरी टीम पर यार लोग एतराज करते हैं कि हम जल्दी वीडियो क्यों नहीं लाते। जाहिर है इसलिए कि मुझे अपने स्क्रिप्ट पर काम करना होता है, फिर इसे रीचेक और रिफाइन करना होता है। अगर ये दोनों काम मैं भी आउटसोर्स कर दूं तो काम तो जल्दी हो जाएगा लेकिन मेरा क्राफ्ट खत्म हो जाएगा। ये बात मेरी कमिटमेंट को और मेरी अपने देखने वालों से कमिटमेंट को और उनसे अपनी ईमानदारी को कमजोर करेगी, इसीलिए मैं ये नहीं करता। तो खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इनकी इसी पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी वीडियो का एक और बड़ा फॉल्ट देखते हैं। 20वें मिनट के शुरू होते ही मौसूफ फरमाते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी हुक्मरान अपना वक्त पूरा नहीं कर सका, कोई कत्ल कर। एक मिनट, मैं जो ध्रुव ने पॉइंट बोला था मैं उसको एक्चुअली क्लैरिफाई कर देता हूँ कि वो क्या बोलना चाहता हुआ, क्योंकि वो इतना भी बेवकूफ़ी भरा पॉइंट नहीं है, उसको बोलना नहीं आया, वो एक अलग बात है। जो वो कहना चाहता था कि पाकिस्तान के नेता जब भी उनको थोड़ी सी अपनी पॉपुलैरिटी में कमी नज़र आती है तो वो इंडिया से एक प्रॉब्लम शुरू कर देते हैं। वर्ड वहाँ नेता नहीं था, क्योंकि नेता के पास तो पावर ही नहीं है पाकिस्तान में। वर्ड था वहाँ आर्मी। पाकिस्तान की आर्मी को जो भी हेड कर रहा होता है वो उसका जो मूड होता है इन जनरल उस डायरेक्शन में पाकिस्तान जाता है। इसका एग्जांपल आप आज के टाइम पे देख लो कि आज क्या चल रहा है। इसका एग्जांपल आप बाजवा के टाइम पे देख लेना, आपका जो लास्ट आर्मी चीफ था, क्योंकि बाजवा जब इंडिया से फ्रेंडली था तो इंडिया के साथ फ्रेंडली सीन चल रहा था। इसके बाद क्या कहते हैं, ये बंदा आया, इसने आते के साथ ही आपको पता है थोड़ा सा हार्डलाइनर है, दोबारा से सीज़ फायर ब्रेकिंग की भी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि सीज़ फायर टूट गया कई बार। ये सब ऑपरेशन सिंदूर विंदूर होने से पहले, इससे पहले जब पहलगाम अटैक होने से पहले सीज़ फायर इससे पहले टूटने की खबर आने लग गई थी। तो जिस तरीके का आर्मी चीफ का मूड होता है उस साइड में हमारे रिलेशन चले जाते हैं। उसका ध्रुव का कहने उसका शायद मतलब रहा हो या ना रहा हो, बात दरअसल ये है कि आपके यहाँ की आर्मी अगर चाहती है, जब उनको लगता है कि हमारी पॉपुलैरिटी लो जा रही है, तो वो कर देते हैं इंडिया के एंड पे सिचुएशन ख़राब करनी। ये आपके बहुत पॉपुलर पॉलिटिकल एनालिस्ट कह लो, आपकी बड़ी हस्ती हैं आपके देश के, नजम सेठी, उन्होंने और उनके ऐसे और लोगों ने भी बहुत बार टीवी पे ये बोला हुआ है। और आपको फैसल भाई ये बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, क्योंकि आप कोई वो इंसान नहीं हो जो मतलब बस यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए आ जाता है। आपका इधर उधर चारों तरफ आपकी नज़र है, तो मैं ये जानता हूँ कि आपको ये बात पता होगी। आई डोंट नो आपने उसके आर्ग्यूमेंट को यहाँ स्ट्रॉमैन क्यों किया। आप स्टीलमैन भी कर सकते थे उसके आर्ग्यूमेंट को। ये मेरी आपसे शिकायत है कि आपने एक्चुअली उसके आर्ग्यूमेंट को लाइक स्ट्रॉमैन मैं नहीं कहूँगा, एज इट इज़ ले लिया। अगर आप स्टीलमैन करना चाहते तो आप समझ सकते थे कि वो क्या बोलना चाहता है। एनीवे, तो आपके आर्मी चीफ ने लिटरली एक बहुत बड़ी
NRIs की मीटिंग की और उसके अंदर स्पीच दी कि कश्मीर ये है, फलाना ढिमकाना है, हमारे से कोई नहीं ले सकता ये वो, और हफ्ता नहीं हुआ अटैक हो गया कश्मीर के अंदर। ठीक है, इतने सालों से अटैक नहीं हुआ था, उस स्पीच के हफ्ते के अंदर अटैक हुआ। आपको क्या लगता है किस कंट्री का ये फ़ायदा हुआ कि वहाँ पे अटैक हो जाए? अनलेस कि आप वो जो नॉर्मल आर्मी का नैरेटिव है कि इंडिया ने फॉल्स फ्लैग करवाया, जो जाहिद अहमद जैसे लोग कहते हैं कि इंडिया ने फॉल्स फ्लैग करवाया, अनलेस कि आप वो मानते हो, आई होप कि पहला शक किस पे जाएगा ये आप भी समझ सकते हो, स्पेशली इन द लाइट ऑफ दैट स्पीच। एनीवे, उसके बाद आपकी देश में जो आपकी आर्मी चीफ हैं, ये सब होने के बाद उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो ऊपर गई है कि नीचे गई है? इस सबसे पहले ये जो उन्होंने मीटिंग ली थी, एनआरआई कह रहा हूँ मैं इतनी देर से, फॉरेन में रहने वाले जो पाकिस्तानी, उनकी मीटिंग ली थी उन्होंने, उससे पहले या उसके बाद भी क्या पूरे देश में उनको गालियाँ नहीं पड़ रही थी कि छोड़ो इमरान खान को? आर्मी को गालियाँ नहीं पड़ रही थी? ये जो वर्दी है इसके पीछे, दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है, ये वो पता नहीं क्या कुछ चल रहा था वहाँ पे। जब भी कोई क्राइम होता है, ये भी आपको पता होगा फैसल भाई, जब भी कोई क्राइम होता है ना, तो सबसे पहले अगर कोई डेफिनेट सबूत नहीं है किसी के अगेंस्ट, तो शक उस बंदे पे जाता है जिसका उस क्राइम के होने से सबसे ज़्यादा डायरेक्ट फ़ायदा हो रहा होता है। इस इंसिडेंट के होने से, पहलगाम इंसिडेंट के होने से, और इसके रिजल्ट में जो चीज़ें होनी थी सबको पता था, उनके होने से डायरेक्ट फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको गया है ये आपको भी पता है। आसिम मुनीर जो आपके आर्मी चीफ है उनको, राइट, उनको मिल गई ना ऑक्सीजन ये सब कुछ होने से। पूरी की पूरी आपकी जनता जो है, जो इससे पहले लड़ रही थी आर्मी से, वो अब उसके पीछे आके खड़ी हो गई। तो इसमें एक्चुअल में सबसे बड़े नुकसान इस पूरे एक्सरसाइज में पाकिस्तानी जनता का हुआ है, इंडियंस का भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि फेक नैरेटिव बनाने में बहुत तेज़ी दिखाई उन्होंने कि जीत गया ये वो। दुनिया के आप तो, मैं तो विश्वास नहीं करता न्यूयॉर्क टाइम्स पे, पर मुझे पता है आप करते हैं, और आपके जैसी सोच रखने वाले लोग, न्यूयॉर्क टाइम्स उनके लिए लाइक यक्ष का जवाब है बेसिकली। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद बोला है कि दोनों देश जिस तरीके के दावे कर रहे हैं वैसा अचीव नहीं हुआ, बट एट द एंड ऑफ द डे इंडिया ने अपने गोल्स अचीव किए और ज़्यादा डैमेज इन्फ्लिक्ट किया है। अगर इसको किसी भी एंगल से जीत कही जा सकती है तो आप लोग मना लीजिए जीत, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सांच को आँच नहीं, आप कोई बंदा कितनी भी एक्टिंग कर रहा हो, चल रहा हो, पर अगर वो झूठ है तो क्या फ़र्क पड़ता है? कर दिया गया, किसी को वक्त से पहले निकाल दिया गया। बाय द वे, ये था ध्रुव के कहने का मतलब। तो बेसिकली आइडिया ये है कि आपके आसिम मुनीर बहुत लो पॉपुलैरिटी में थे, आर्मी बहुत लो पॉपुलैरिटी में थी, उसके लिए वो ऐसी चीज़ की है उन्होंने, ये ध्रुव कहना चाह रहा होगा आई थिंक। लेट्स सी। बिल्कुल दुरुस्त बात है। हमसे ज्यादा इस पर किसने एतराज किया होगा? हमने पाकिस्तान हिस्ट्री पर इसी तरह की सीरीज बनाई है। लेकिन पहली बात तो ये कि जो भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में हटाया गया, उसकी जगह कभी भी हजारों इंसानों का कातिल प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया, जैसा कि आपके यहाँ नरेंद्र मोदी को मुसलसल तीसरी बार बनाया गया है। फिर ओके, ये भी झूठ है। देखो, अगर इंडिया की सुप्रीम कोर्ट, जो कि अक्सर ऐसे ऐसे फैसले देती है जिनको कि आप लोग तारीफ़ करते हो, उनको फिर अगर आप मानते हो तो आपको फिर पूरा ही मानना पड़ेगा। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी है, ठीक है, और जो लोग फुली मतलब इस बात पे अगेंस्ट है मोदी के, कि मोदी के उसमें हो गया गुजरात वाला वो जो सीन जिसको आप रेफ़र कर रहे हो, वो भी ये कहते हैं कि मोदी की ना समझी से, जो आप कह रहे हो हज़ारों इंसान का कातिल, हज़ारों इंसान का कातिल वो नहीं है हो सकता। हज़ारों इंसान का कातिल बनने के लिए तो उसको जाके कत्ल करना पड़ेगा ना हज़ारों इंसानों को, या फिर डायरेक्ट ऑर्डर्स देने पड़ेंगे हज़ारों इंसानों के कत्ल के। ये तो कोई भी नहीं बोलता उसके बारे में। जो वर्स्ट एनिमीज़ हैं उनका भी ये कहना है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो मोदी जी को संभालना चाहिए था उसमें, और सुप्रीम कोर्ट ने, और ये इंसिडेंट होने के जस्ट पहले वो चीफ मिनिस्टर बने थे। तो अगेन मुझे लगता है कि यहाँ आप एक पॉइंट स्कोर करने के लिए एक हाइपरबोली का यूज़ कर रहे हो कि हज़ारों आदमियों का कातिल, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है। आपके ये अगर आप भी शायद ठंडे दिमाग से सोचोगे तो आप रियलाइज़ करोगे इस बात को। ये कि अगर पाकिस्तान में हुक्मरानों के टॉप सियासी लीडर्स का मारा जाना आपके मुताबिक इसलिए है कि यहाँ पर आतंकवाद की सपोर्ट है, तो भाई आपको एक हिस्ट्री लेसन की अशद ज़रूरत है।
आपके लिए एक हिस्ट्री लेक्चर। ये भी ध्रुव का पॉइंट सही नहीं है कि भाई आतंकवाद की वजह से मर रहे थे वो सारे बेसिकली जो भी मरे, फॉर एग्जांपल भुट्टो, उसको आर्मी ने लाइक एक्स्ट्रा जुडिशियल तो नहीं, जुडिशियल मर्डर था वो बेसिकली, जिसपे कि केस चला के ज़बरदस्ती का फैसला निकलवा के उनको मारा गया। ठीक है, नरेंद्र मोदी के बारे में एक और बात बोलता हूँ। कांग्रेस के राज्य में नरेंद्र मोदी को इंडिया की सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली है। तो जितने भी जो भी इधर उधर के कहने वाले, आप भी कह रहे हो, मैं अपनी सुप्रीम कोर्ट पे ज़्यादा भरोसा करूँगा, जो कि इंडिया की सुप्रीम कोर्ट का एक रिकॉर्ड रहा है अनबायस्ड फैसले लेने का। तो वो बात है। हाँ, इसमें ज़रूर ध्रुव गलत है कि आतंकवादियों ने नहीं मारा इनको, बेनज़ीर भुट्टो को छोड़ के। बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर ऑफ कोर्स टेररिस्ट अटैक हुआ था। आपके यहाँ इससे ज्यादा गंभीर सूरत हाल है। पाकिस्तान में लियाकत अली खान 1, जुल्फकार अली भुट्टो 2 और बेनज़ीर भुट्टो 3 टॉप सियासी लीडर्स मारे गए हैं, 2 डायरेक्ट और 1 अदालती कत्ल हुए। भारत में सबसे बड़े लीडर महात्मा गांधी डायरेक्ट कत्ल हुए, इंदिरा गांधी डायरेक्ट मर्डर हुई और फिर राजीव गांधी की अफसोसनाक बात है कि बम धमाके में कत्ल कर दिए गए। 3 टॉप लीडर्स यहाँ कत्ल हुए, 3 आपके यहाँ मारे गए, अफसोसनाक बात है। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क फिर भी है। पाकिस्तान में मर्डर किए जाने वाले, कत्ल होने वाले किसी प्राइम मिनिस्टर या बड़े सियासी लीडर के कातिल को हीरो नहीं माना गया, मगर आपके यहाँ सबसे बड़े लीडर महात्मा गांधी को कत्ल करने वाला नथुराम गोडसे हीरो है, आज भी है, और हिंदू महासभा इसके मुजस्समे लगाती है, इन पर दूध छिड़कती है। कांग्रेस इसके मुजस्समे को हटाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन नाकाम रहती है क्योंकि बीजेपी के हामी फिर किसी जगह उसका। अगर आप फ्रिंज लोगों को मेन स्ट्रीम मान रहे हो, क्योंकि ऑफ कोर्स नाथुराम गोडसे को जो लोग सपोर्ट करते हैं वो कोई मेजॉरिटी में नहीं है, वो बिल्कुल छोटी माइनॉरिटी में है, फिर तो आपके यहाँ जो टीएलपी की पार्टी है उसको भी मानो आप, फिर तो पाकिस्तान का और बुरा हाल है। वो ये तो चलो एक बहुत बड़े नेता को एक नेशनलिस्ट उससे मारा ना उसने, फरवर से नेशनलिस्ट था, रिलीजन के नाम पे नहीं कत्ल कर रहा था, और उसके बाद उसकी कोई एजेंसी नहीं बनी हुई थी, कोई ग्रुप नहीं बना हुआ था जैसा आपके यहाँ ग्रुप बने हुए हैं। इंडिया की हालत बहुत बेहतर है आपसे। अगर आपने 3-3 का स्कोर भी सेटल कर दिया कि 3 आपके वहाँ मरे हैं, 3 हमारे वहाँ मरे हैं। राजीव गांधी को श्रीलंकन लिट्टे के मेंबर ने मारा था, वो श्रीलंकन एजेंसी है, इंडियन एजेंसी नहीं है लिट्टे। अब आप ध्रुव को हिस्ट्री सीखने के लिए बोल रहे हो, आप जो हिस्ट्री बता रहे हो उसमें 36 होल है। फैसल भाई देखो, ध्रुव को आप काट सकते हो क्योंकि उसको घंटे का पता नहीं है। ये सारी बातें जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है उसको नहीं उसको नहीं, बहुत ही हल्के तथ्यों से आप कर पाएंगे कन्विंस। आई डोंट नो आप ये अनजाने में बोल रहे हो या कैसे बोल रहे हो, मुझे नहीं पता। अगेन, खालिस्तानी टेररिज्म की वजह से इंदिरा गांधी, नहीं खालिस्तान में नहीं, इंदिरा गांधी का तो खैर एक रिलीजियस ऑपरेशन, एक आर्मी ऑपरेशन उन्होंने किया और उस पर जिन लोगों की रिलीजियस वो हर्ट हुई उसकी वजह से उन्हें हत्या की गई थी ना। जैसे कि आपके यहाँ उसकी हत्या हो गई, जो पंजाब का गवर्नर था उसकी हत्या हो गई। तो आप ये बताओ ना, यहाँ तो चलो ठीक है 3 प्रधानमंत्री मरे, आपके यहाँ तो रोज़ बंदे मर रहे हैं। कल परसों में एक डॉक्टर है, कोई बहुत बड़ा ऑर्थो या पता नहीं किस चीज़ का डॉक्टर था, अहमदिया होने के नाम पे मार दिया। कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ एक बंदे ने आके गोली मार दी क्योंकि वो अहमदिया था। और आप कह रहे हो इंडिया में हालात ख़राब है। आपके यहाँ रोज़ बंदे मर रहे हैं जस्ट बिकॉज वो सर्टेन फेथ फॉलो करते हैं। इंडिया में भी रिलीजियस इधर उधर होते हैं, दंगे शुंगे कुछ होते हैं, ठीक है। आपके यहाँ पे 20% से 2% या 1.5% पे माइनॉरिटी आ गई है आज के टाइम पे। ठीक है, आप ध्रुव राठी को करो क्रिटिसाइज, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट ब्रो, आई कैन क्रिटिसाइज हिम मोर देन यू। बट इंडिया और पाकिस्तान के दूर दूर तक हालात कंपेयर के काबिल नहीं है। आप तो कह रहे हो कि बुरे हैं, उसमें लगा देते हैं, तस्वीरें लगा देते हैं, क्योंकि आपके यहाँ ये नथुराम एक आइडियोलॉजी है, हमारे यहाँ नहीं। अरे आपके यहाँ यार सलमान तासीर कुछ ने मारा था, उसकी मज़ार बनी हुई है भाई, उसकी मज़ार पे हर साल उर्स लगता है।
भारत आपके यहाँ हुक्मरान है, लश्कर और और जैश। गांधी जी की फ़ोटो आज भी इंडिया के नोट पे है, वो आज भी राष्ट्रपिता या फादर ऑफ द नेशन है। आपके यहाँ सलमान तासीर के बारे में जाके आप पता कर लो एक सर्टेन ग्रुप के लोगों का क्या सोच है, और वो कोई छोटा ग्रुप नहीं है। हमारे यहाँ नाथुराम गोडसे को अच्छा मानने वाला ग्रुप परसेंटेज वाइज आपके यहाँ के टीएलपी के उसमें विश्वास रखने वाले ग्रुप से बहुत छोटा होगा। जो इस तरह की गज़वा हिंद की बातें करते हैं, हमारे यहाँ ये लोग हुक्मरानी का सोच भी नहीं सकते। इसके बाद भाई फरमाते हैं कि ऐसे में यानी यार आपके कर्नल वर्नल आए दिन न्यूज़ चैनल पे आते हैं और ये बात कर रहे होते हैं, आप क्या बात कर रहे हो सोच नहीं सकते। आर्मी के हाथ में पावर है आपके यहाँ की। आतंकवाद के होने से और डेमोक्रेसी कमजोर होने की वजह से पाकिस्तान में आम लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। और इसके सबूत के तौर पर कहते हैं कि वही फर्स्ट पेज रिसर्च मेथड की बुनियाद पर जो इन्होंने रिसर्च की, उसके मुताबिक कहते हैं कि मार्च 2023 में कराची में भगदड़ मचने से 11 लोगों की जान चली। भाई कहाँ रहते हैं? बल्लन का नाम प्रयागराज नहीं है। अभी इसी साल 23 लोग तो साबका इलाहाबाद और मौजूदा आपके शहर प्रयागराज में भगदड़ मचने से मारे गए हैं। कहीं भी किसी भी वजह से ज्यादा लोग जमा हो तो थर्ड वर्ल्ड में हलाकतों का चांस रहता है, तीसरी दुनिया में। लेकिन अगर इससे आप पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं तो ये लिस्ट है आपके अखबार इकोनॉमिक्स टाइम्स की। इसमें पिछले 22 साल तक भारत में भगदड़ में मरने वालों की तादाद लिखी है। अफसोसनाक बात है लेकिन ये तादाद है। 2024 में 100 गरीब लोग भोले बाबा सरकार के इकट्ठे में मारे गए। ठीक है, ये लिस्ट होगी, और एग्जैक्टली हमारे जैसे देशों में जहाँ सेफ्टी के और प्रॉपर इवैक्यूएशन के इंतज़ाम नहीं होते, वहाँ पे अगर बड़ी भीड़ जमा हो जाए तो लोग मरते हैं। ये कोई कहने वाली बात नहीं है। आई डोंट नो ध्रुव ने ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में कही है। अगर जस्ट ऐसे ही कह दी कि बस कराची में इतने लोग मर गए तो बड़ी फुद्दू बात है। आई टोटली एग्री विद यू। बट ऐसी ही एक लिस्ट अगर आप ढूंढने जाओगे तो आपको पाकिस्तान के बारे में भी मिल जाएगी। कितनी सारी वीडियोज़ हैं, बड़े सारे लोग स्टेज पे जमा हो जाते हैं, स्टेज टूट जाता है। इससे तो कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं हो रही। इससे क्या साबित हो रहा है? 2023 में 36 बेगुनाह जान से चले गए बद इंतजामी की वजह से। इससे कुछ साबित नहीं हो रहा। ये एक नई बुनियाद बनाकर कंडेम करेंगे क्योंकि ये सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है जो Yes. थर्ड वर्ल्ड का मसला है। Yeah. लेकिन जिस तरह आपने इसे पाकिस्तान की जमहूरी तारीख से और फिर उसको आतंकवाद से लिंक किया है, तो जरा आप अब अपनी इस फहरिस्त को अपनी सियासी और मजहबी तारीख नहीं, इसमें अगर ध्रुव इसको जस्ट एक स्टैम्पीड में मर जाना, स्टैम्पीड भाई बहुत अच्छी अच्छी कंट्रीज़ में भी हो जाता है। थर्ड वर्ल्ड की बात नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले ही एक पता नहीं क्या सॉकर या कुछ मैच चला था, उसमें स्टैम्पीड हो गया था। यूरोप में लोग मर गए थे, स्टेडियम वगैरह से निकलते निकलते लोग मर जाते हैं। लैटिन अमेरिका में अक्सर लोग मर जाते हैं। दिस इज़ मोर ऑफ अ सोशल इशू एंड दिस इज़ मोर ऑफ अ ड्रॉबैक ऑफ द गवर्नमेंट कि उन्होंने प्रॉपर सेफ्टी और इवैक्यूएशन के इंतज़ाम नहीं किए हुए। इसका टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं है। से जोड़कर देखें, आपको ज्यादा शर्म आएगी क्योंकि ये मसला बॉर्डर के दोनों तरफ है, आबादी दोनों तरफ ज्यादा है, वसाइल कम है, पॉलिटिकल, लीगल और मैनेजमेंट सिस्टम्स दोनों आबादी की भी बात नहीं होती यार, ये मैनेजमेंट की बात होती है, कैपेबिलिटी की बात होती है। तरफ कमजोर है। गरीब लोगों की मौत को, कमजोरों की मौत ये भी को बात अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करना एक गैर इंसानी बात है। गरीब की जान की कोई कीमत नहीं है, इस चीज़ की भी बात होती है। और आप चारों पांचों इसको मुसलसल कर रहे हैं। ये मौसूफ जिस बात पर रजनीकांत बनते रहे हैं वो ये थी कि इनमें हिम्मत बहुत है, लेकिन पाकिस्तानी दरअसल हिम्मत नहीं करते कि सवाल करने की हिम्मत। इन्होंने अपने वीलो के 21वें मिनट पर फरमाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तानियों हिम्मत करो और सवाल करो अपने हुक्मरानों से कि ये एक आतंकी देश क्यों बनता जा रहा है। भाईजान, हम तो सवाल ही अपनी हुकूमत, अपने डिक्टेटर्स और अपने लीडर्स से करते रहे हैं। हमारे तो सबसे ज्यादा देखे जाने वाले यूट्यूब चैनल्स, वीलॉग्स और न्यूज़ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो दिन रात अपने ही ताकतवर लोगों से ज्यादा सवाल करते हैं अपने मसाइल की जब बात होती है। शायद हम दुनिया की सबसे ज्यादा सेल्फ क्रिटिसाइज करने वाली कौम भी इसीलिए बन चुके हैं। लेकिन आज मुझे जरा आप अपनी हिम्मत का जवाब दीजिए और बताइए आपने कब अपनी स्टेट के गैर मुल्की एजेंडों पर सवाल किया है? बताइए कब किया है? आपने अपनी स्टेट की तिब्बत में बागियों को सपोर्ट करने की पॉलिसी, श्रीलंका में तामिल टाइगर्स को सपोर्ट करने की ओके, ये दोनों ही गलत है। मैं पहले इन दोनों को बोल देता हूँ। तिब्बत में बागियों को कोई सपोर्ट नहीं देता इंडिया। तिब्बत से जो लोग रन अवे हो जाते हैं उनको इंडिया अपने यहाँ शरण देता है एज ए रिफ्यूजी। हमारी एक पैक्ट है उनके साथ। तिब्बत का जो लैंड मास है बेसिकली वो चाइना का हिस्सा नहीं है। चाइना ने उस पर कब्ज़ा किया हुआ है 1950 में।
एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आपको ये बात पता होगी फैसल. आई एम सो सॉरी टू हियर यू सेइंग दिस. इस बात के लिए आई वुड से कि आपको एटलीस्ट इस बात को सोचना, ठीक है. अगर आपको आज़ाद लोगों की आज़ादी, तिब्बत ने जो की, चाइना ने जो किया है ना तिब्बत में, उसकी पूरी दुनिया में डॉक्यूमेंट्रीज हैं. पूरी दुनिया में उसकी लाइक अनडिस्प्यूटेड वीडियो फुटेजेस हैं. जिस तरीके के तिब्बत से अगर कोई व्यक्ति बॉर्डर क्रॉस करना चाहता है, सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करना चाहता है, कुछ नहीं करना, बाहर निकलना चाहता है, भागना चाहता है, गोली मार देते हैं उसको बॉर्डर पे चाइनीज़ गार्ड्स. ये बात आपको पता होगी. नहीं पता है तो आई डोंट नो आपकी रिसर्च का लेवल फिर तो कम ही है. दिस इज़ शेम ऑन यू लेवल थिंग ब्रो. दिस इज़, आई डेंट वांट टू से दैट, बट दिस इज़ समथिंग आई वुड से कि अगर आप तिब्बत के बारे में बोल रहे हो, इंडिया की ये, मुझे अपनी देश की फॉरेन पॉलिसी में बहुत सारी बातों से शिकायत है. फॉर एग्जांपल मुझे इस बात से शिकायत है कि तिब्बत को चाइना का पार्ट क्यों रिकॉग्नाइज़ किया इंडिया ने, ठीक है. लेकिन उनके रेफ्यूजीज़ को जो हम, या उनके लोगों को जो हम आने देते हैं अपने देश में, उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है. वो एक्चुअल में वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमैनिटी है दुनिया में. सबसे ज़्यादा शांत और शरीफ लोग होते हैं वहाँ के. कोई भी दो नंबरी, कोई भी क्राइम कुछ नहीं करते. दुनिया के सबसे शरीफ लोग, और उनको चाइना ने जैसे गाजर मूली की तरह काटा है, और उन लोगों को देती है भारत सरकार शरण. तो ये तो बाकी क्या यार, ये तो मैं क्या ही बोलूँ आपको. ये जो आपने बात बोली है, ध्रुव ने क्या चूतिया बातें की होंगी अपनी वीडियो में जो आपने ये बात बोली है यार. एनीवे, और दूसरा, इंडिया नहीं देता भाई तमिल्स को. इस उसी तमिल लड़की ने ही तो राजीव गांधी को मारा था, क्योंकि इंडिया श्रीलंका की गवर्नमेंट का साथ दे रहा था. इसीलिए तो उन्होंने मारा था राजीव गांधी को, वरना वो मारती क्यों. अगेन मैं आपको बोलूँगा, आप क्या रिसर्च कर रहे हो भाई. पॉलिसी, बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी को ट्रेन करने की, वेस्ट बंगाल में जो ट्रेनिंग कैंप्स थे उसकी पॉलिसी, बलूचिस्तान में. उसका जवाब ये है, इंडिया में आ गए थे भैया 1 करोड़ रेफ्यूजीज. आपके यहाँ जब अफगानिस्तान से रेफ्यूजी आए, आपने क्यों ट्रेन किया तालिबान को. BLA को ट्रेनिंग देने, कनाडा, अमेरिका और पाकिस्तान में. अब BLA वाला आपने उठाया, BLA वाला तो जो आपके यहाँ जो कश्मीर PUK में है, जो जम्मू है एक्चुअली, वहाँ पे आपने कैंप क्यों लगा रखे हैं. इंडिया ने बलोचों को सपोर्ट देना पहले शुरू नहीं किया, आपकी गवर्नमेंट ने कश्मीरियों को सपोर्ट देना पहले शुरू किया है. टारगेट किलिंग्स की पॉलिसी पर कब सवाल उठाया. ओके, सिखों का बता देता हूँ आपको भैया. मैं आपको सबके पैरेलल दे रहा हूँ जो आपकी भी कंट्री करती है. आपके इंटेलिजेंस के लोग कनाडा में जाके बलोच लीडर्स को मारते हैं. एक लड़की की लाश बलोच लीडर थी, मैं नाम भूल गया उनका, क्रीक में मिली थी कनाडा में, टोरंटो में. आप भी बताओ फिर, ये तो दोनों देशों की कंट्री करती है ना. कब हिम्मत करी आपने. एक सीरीज तो दिखाएं, एक वीडियो तो और दिखाएं, वो लोग गन उठाते हैं हमारी कंट्री अगेंस्ट, लिटरली गन उठा के पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं. जिसमें आपने तालिबान को दहशतगर्द कहने के बाद इनसे ताज़ा ताल्लुकात पर कभी सवाल उठाया हो कि हम ये क्या दो नंबरी कर रहे हैं. कभी हिम्मत करी हो तो बताइए. तो आप बना सकते हैं रिलेशन, हम नहीं बना सकते. अब आप बताओ ना, आपने तो बनाया ना उनको, आपने तो उनको सपोर्ट दिया अमेरिका के अगेंस्ट. तो आप ये सब भी करो. और हम अगर उनसे, अच्छा चाइना की आप इतनी तारीफें करते हैं, चाइना बना रहा है उनसे रिलेशन, उसको आप क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते. आप तो कहते हैं ये तो हमारी ही क्रिएशन है. तो भैया नेशन स्टेट जो होता है, वो जहाँ उसका फ़ायदा होता है वो वहाँ जाता है. मोरालिटी का क्वेश्चन नहीं है फैसल भाई ये, और ये आपको भी पता है. मैकियावेली की प्रिंस आपने, मुझे पक्का यकीन है, कहीं ना कहीं रिव्यू की होगी, और ये आपको पता है कि ये. हैरानी की बात ये है, मैंने आपका इनफ कंटेंट देखा हुआ है ये जानने के लिए कि यू आर नॉट एन इग्नोरेंट पर्सन. आई होप, आई डोंट नो, मतलब मैं ये जो देख रहा हूँ इस ग्रुप में पाकिस्तान के, इतना ज़्यादा ध्रुव के अगेंस्ट जो ये बोल रहे हैं. मुझे ध्रुव के अगेंस्ट तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं उसके और बोलो, पर जो आप पॉइंट्स रख रहे हो, दे आर एब्सोल्युटली BS. हमने हिम्मत की, लाहौर में बैठ कर की है,
क्या मैं पाकिस्तान पर, कश्मीर की पॉलिसी पर, कश्मीर को आज़ाद करवाने की वो गलत पॉलिसी पाकिस्तान ने बनाई हुई थी उस पर, अफगान जंग में जहादियों को सपोर्ट करने पर, पेशावर में ट्रेनिंग कैंप्स बनाने पर जहां से जहादियों को ट्रेन करके अफगानिस्तान भेजा जाता था, अमेरिका और सऊदी अरब के साथ उस पर, 65 के ऑपरेशन जिब्राल्टर पर, कारगिल शुरू करने पर, मुल्लायत को सियासत में लेकर आने पर, एक नहीं सैकड़ों वीडियोस बनाई हैं पाकिस्तान में, लाहौर में बैठकर बनाई हैं और इंटरव्यूज ओके ठीक है, नाउ आई अंडरस्टैंड। आप ये कह रहे हो कि ध्रुव ने इन चीज़ों पे सवाल क्यों नहीं उठाया, आप उठा रहे हो। ओके हाँ, ये मैं आपको पॉइंट दूंगा। ये तो मैं आपकी वीडियो के शुरू में ही, मैं ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भी कह रहा था कि पाकिस्तान में बैठकर जितनी बातें की जा सकती हैं वो आप करते हो। दैट आई गिव यू। उस मामले में तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, ध्रुव नहीं है उस लेवल का क्रिएटर जो कि आप हो। पर अगर आप ध्रुव को भी देखो तो गवर्नमेंट को वो क्रिटिसाइज करता है। इंडिया की गवर्नमेंट टू सम एक्सटेंट, जो आपने एग्जांपल्स दिए वो दे आर टू इन फार बिटवीन काइंड ऑफ एग्जांपल है। आपकी जो गवर्नमेंट है उसका सीन एक्चुअली ये है कि जो पावरफुल एंटिटी है आर्मी, वो बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक जियो लोकेशन जो है आपकी कंट्री की उसका फ़ायदा उठाती है। उस चक्कर में उसकी इंटरनेशनल मेडलिंग बहुत ज़्यादा होती है। हमारी कंट्री का सीन उल्टा ये है कि हमारी, इसीलिए इंडिया को कोई उस तरीके से नहीं एफएटीएफ में नहीं डालता, किसी और चीज़ में नहीं डालता। इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडिया का उस तरीके से क्रिटिसिज्म नहीं होता इंटरनेशनल लेवल की चीज़ों के बारे में, अगर आपने देखा हो। उसका इसलिए क्योंकि इंडिया इंटरनेशनली चीज़ों में उतना ज़्यादा मेडल करता ही नहीं है, बिजनेस की बातें होती हैं ज़्यादातर। हमारे यहाँ इंटरनल जो इश्यूज़ हैं जिसमें कि आप कह सकते हो हाँ भाई एक बंदे का ये पर्सपेक्टिव है, दूसरे का ये पर्सपेक्टिव है, उस पर ध्रुव बहुत बात करता है, इसमें कोई शक नहीं है, ये मैं बोलूँगा। लेकिन हाँ, आपको भी इस बात का क्रेडिट दिया जा सकता है कि आपकी कंट्री ने, या आपकी कंट्री में जो पावरफुल लोग हैं उन्होंने जो गलत कदम उठाए थे उस पर आपने बहुत कुछ बोला है। दैट क्रेडिट गोज टू यू। इस तरह की वीडियोस के बाद जब कभी आप में इतनी हिम्मत होगी तो हमें जरूर बताइएगा। पर मैं एक बार बताता हूँ, क्योंकि मैंने इनमें ज़्यादातर वीडियोस देखी हैं तो आप काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन को थोड़ा बहुत स्मूथ आउट कर देते हो, जो कि आई टोटली एग्री। इंसान को अपनी ट्रूथ एक लिमिट तक ही बोलना चाहिए जहाँ तक उसकी सेफ्टी अलाउ करे। जब आप महाराष्ट्र, मुंबई या दिल्ली में बैठकर आरएसएस और अपनी स्टेट के गैर मुल्की खुफिया ऑपरेशंस पर वीडियो बनाएंगे और वहां बैठेंगे और तनकीद। अगेन फैसल भाई, आरएसएस कोई इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है पाकिस्तान में भी और दूसरी जगहों पे भी कि आरएसएस कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ करती है। आरएसएस का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। बेसिकली ये एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि देश में होने वाले छोटे छोटे काम करती है। कभी कोई पकड़ा गया है आप आरएसएस का बंदा पाकिस्तान में किसी भी काम में, दुनिया के किसी एरिया में? खुद सोच के देखना, अपने आप से खुद पूछना। ये प्रोपेगेंडा है जिसके बारे में मुझे लगता है कि क्यों लोग फॉल कर जाते हैं इस प्रोपेगेंडा के आगे। आरएसएस एक सिंपल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी तरीके की कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है उस तरीके की। और उसका बेसिकली ये है कि हाँ भाई कि जो इंडिया का जो इथॉस है, जो इंडिया की लाइक बेसिक वैल्यूज़ हैं, इस ग्राउंड का जो कल्चर है उसको हमें प्रिजर्व करना है। ये उनका बेसिक आइडिया है। उस कल्चर का पार्ट एक हिंदुइज्म का एक रिलीजन भी है। उस कल्चर में, उसमें वो कोई एक्सक्लूड नहीं करते मुस्लिम्स को, बाय द वे। ईद करेंगे तो उसके बाद फिर हमें हिम्मत का दर्श दीजिएगा कि पाकिस्तानी में हिम्मत करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि कभी आप जरूर हिम्मत करेंगे। आप एक अच्छे इंसान हैं। अब तक क्यों नहीं की? शायद इसलिए कि हिम्मत आउटसोर्स नहीं की जा सकी 4 आवर वर्क वीक के लेसन के मुताबिक, क्योंकि आप जानते हैं और आप कहते रहे हैं कि भारत एक गैर महफूज मुल्क है, इसलिए हिम्मत नहीं करी आपने। जी हाँ, सुनिए, आपने चंद साल पहले यही कहा था जब आपसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप कहाँ ज्यादा महसूस करते हैं, तो आपने कहा मैं इंडिया से बाहर ज्यादा महसूस करता हूँ। सुनिए आपने क्या कहा। कोशिश तो मैं यही करूंगा कि अगर मैं यहाँ रहता तो इतना ही फियरलेस होता, लेकिन डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा एंगल, एक एक्स्ट्रा डायमेंशन ऑफ सिक्योरिटी है बाहर रहकर। उतनी परवाह करने की जरूरत नहीं पड़ती जितनी इंडिया में रहकर पड़ती है। आप देखिए कि ये 4 साल पुरानी वीडियो है जब भारत आज जितना गैर महफूज नहीं था, उस वक्त भी भाई को लगता था। आज भी कोई नहीं, 4 साल में और आज में कोई फ़र्क नहीं है। पहली बात ये फैसल भाई। दूसरी बात ये, किसी भी कंट्री में रह के किसी और कंट्री के बारे में बोलना ऑब्वियसली ईजी है।
ये बात सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान पे अप्लाई नहीं होती, ये बात यूएसए और जर्मनी और इंग्लैंड पे भी अप्लाई होती है, ठीक है। इंग्लैंड में कानून है कि अगर आपने मतलब सर्टेन चीज़ों के बारे में सर्टेन बातें बोल दी तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक बड़े पुलिस ऑफिसर ने, इंग्लैंड की एक सर्टेन पुलिस ग्रुप का वो चीफ था, उसने कहा था कि हम अमेरिका जाके भी अरेस्ट करेंगे लोगों को जो लोग लाइक कुछ कार्टून या कुछ ऐसा कुछ बना दिया, बड़ी छोटी छोटी बातों के ऊपर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के मुद्दे थे। हम अमेरिका जाके भी अरेस्ट करेंगे उन लोगों को जिन्होंने हमारे जो ये पॉलिसीज़ हैं इनको वायलेट किया। पूरा का पूरा ट्विटर, एक्स, वटेवर भर के गालियाँ देने लग गया ब्रिटेन की जो पुलिस थी उसको, कि फड़ लो हमारा टैटू, जो मर्ज़ी करना है हम करेंगे। और हर गाली और हर वायलेशन जो ब्रिटिश उसकी थी वो की उन्होंने ट्विटर के ऊपर, कि आके फड़ लो हमारा, अमेरिका में आ सकते हो तो, ठीक है। अब ये ब्रिटेन और अमेरिका की बात हो रही है। इसके बाद जर्मनी में 60 मिनट्स, आपको पता है एक प्रोग्राम होगा CBS का, 60 मिनट्स के ऊपर जर्मनी की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो ऑनलाइन कंडक्ट मॉनिटर करती है लोगों का, वो अभी बहुत पुरानी, साल भर पहले का इंटरव्यू है, साल भर के अंदर का इंटरव्यू है। वो खुश हो के खिलखिला के बता रहे थे कि कैसे अगर कोई किसी को डिसरिस्पेक्ट भी कर देता है ना ऑनलाइन, तो हम जाके उसे अरेस्ट कर लेते हैं। छः पुलिस वाले जाते हैं 6 बजे सुबह और बंदे को अरेस्ट कर लेते हैं, मोबाइल जब्त कर लेते हैं। ये जर्मनी की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आपकी कंट्री का एग्जांपल दे दूँ, आपकी कंट्री के अभी PTI के बथेरे सपोर्टर बैठे हुए हैं बाहर, जो बाहर बैठ के गालियाँ दे रहे हैं आपकी आर्मी को, आपके यहाँ जो चीज़ें हो रही हैं उनको। वो सारे बंदे बाहर इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि वो कंट्री में नहीं रह सकते। आप कंट्री में रह के जो बातें बोल पा रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप उनको एक सर्टेन तरीके से बोलते हैं, एक सर्टेन वे में स्मूथ आउट कर देते हैं, एयर ब्रश कर देते हैं। तो अगेन, भारत से बाहर रहकर काम करना आसान है। आज की सूरत क्या है इसका आप अंदाजा खुद कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आपको इनकी और जो बंदा उसका इंटरव्यू ले रहा है वो भी तो इंडिया में बैठ के वही बातें कर रहा होता है यार, देशभक्त वाला बंदा। ये पीस फैसल भाई, आई थिंक इट्स एन एब्सोल्यूट प्रोपेगेंडा फ्रॉम योर एंड। आई डोंट नो आप ये क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं, ये ज़्यादा अफसोसनाक होगा अगर आप ये अपनी मर्ज़ी से कर रहे होंगे, मुकाबले इसके कि एक सिचुएशन है जिसमें आपको ये करना पड़ रहा है। रिसर्च का एक और पोल भी खोल कर दिखाते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये साहब जब अपनी रिकॉर्डिंग करवा रहे होते हैं तो इन्हें अपनी आउटसोर्स प्रोडक्शन के मुताबिक ये भी अक्सर इल्म नहीं होता कि इनके किस जुमले पर क्या रेफरेंस या क्या हेल्पिंग वीडियो लगाई जाने वाली है। मैं सिर्फ 2 मिसालें आपके सामने रखता हूँ, एक इस वीडियो की और एक माजी की वीडियो की, सिर्फ पॉइंट एस्टेब्लिश करने के लिए कि जो मैं कह रहा हूँ ये हकायक पर मबनी है। पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाने की कोशिश वाली इस वीडियो के 11 मिनट 3 सेकंड के फ्रेम पर आप जरा देखें। ये साहब अपने ही मुल्क के अखबार इंडिया टुडे का रेफरेंस दिखाते हुए एक मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप की फंडिंग पर बोले जा रहे हैं और इनके फरिश्ते भी नहीं जानते कि स्क्रीन पर टेक्स्ट के नीचे जो फंड रेजिंग के लिए पोस्टर दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल दूसरी एक उलट कहानी सुना रहा है। वो ये नहीं बता रहा कि ये कोई ट्रेनिंग कैंप है। अगर वो गलत है, वो पोस्टर गलत है, तो भाई को चाहिए था कि उसे एक्सप्लेन कर देते। अब चूंकि वो एक मस्जिद के लिए था और चंदे का उर्दू में लिखा हुआ पोस्टर था, तो इनके हिसाब से तो आतंकवाद ट्रेनिंग कैंप ही हो सकता है, और क्या होगा। सो इन्होंने उस स्क्रिप्ट को बोलने से ज्यादा तकल्लुफ ही नहीं किया कि अपनी ऑडियंस के लिए इसे ट्रांसलेट कर देते, इसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देते कि ये क्यों है, ताकि उनके इंटेलेक्ट की, देखने वालों के इंटेलेक्ट की थोड़ी सी लाज तो रह जाती। अपने देखने वालों को इतनी सी इज्जत तो आपको देनी चाहिए थी। लेजी और आउटसोर्स की हुई रिसर्च का यही नतीजा होता है। अगर आपने इस मस्जिद को ट्रेनिंग कैंप साबित करना ही था तो कम से कम इससे बेहतर रेफरेंस आपको लेकर आना चाहिए था। अपने ही अखबार की, अपने ही इंटेलिजेंस इदारे राह की सोर्सेज और उसकी भी बेजान तस्वीर, तो कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है। पाकिस्तान में अक्सर मसाजिद, अक्सर मदारस इसी तरह इश्तिहार लगाकर दीवारों पर चस्पा करके चंदा जमा करते रहते हैं और इसी तरह इनको मुकम्मल किया जाता है। इस चंदे में मुल्ला हजरात थोड़ी बहुत जरूर करप्शन करते होंगे, लेकिन मस्जिद के अंदर एक मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप बन जाता हो राठी साहब। लगता है आपने इतनी हिम्मत भी नहीं करी कि मुझे पता है कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो स्पेसिफिकली ध्रुव की क्रिटिसिज्म हो रही है, क्योंकि
फैसल भाई की एक वीडियो है जिसमें इन्होंने खुद बताया कि कैसे ट्रेनिंग कैंप्स लगते थे और इनके ही शहर के बच्चे जाते थे। ये उन बच्चों को जानते थे पर्सनली जो गए और मारे गए आर्मी के ऑपरेशंस के दौरान कश्मीर के अंदर। तो आई एम प्रिटी श्योर ये इसको डिनाई नहीं कर रहे, ये सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि ध्रुव की जो रिसर्च है वो स्लॉपी है या बढ़िया नहीं है। स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले रेफरेंस की डिटेल ही देख लेते कि जो अखबार और तस्वीर दिखाई जा रही है वो आपकी मॉडलिंग के दावे से मुताबिकत बिल्कुल भी नहीं करती। इसके अलावा भी मिसाल के तौर पर हम आपको इनकी बहुत सी वीडियोस पेश कर सकते हैं जो पाकिस्तान के मुतालिक तो नहीं है लेकिन ऐसी ही गलतियों से भरपूर हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा फाश उससे मुझे हैरानी नहीं होगी। अभी सिर्फ एक वीडियो का एक फ्रेम रेफरेंस के तौर पर आपको दिखाना चाहता हूं कि ये साहब लेजी रिसर्च को किस तरह फैंसी ग्राफिक्स में छुपा देते हैं और गलती हो जाने पर अपने बड़े बड़े दावों के बरक्स ना तो उस गलती को एडिट करते हैं ना ही ऑडियंस से माजरत करना निवारा करते हैं। आप इनकी ये 3 साल पुरानी वीडियो का एक फ्रेम देखें जो वर्ल्ड वॉर 1 की तारीख पर इन्होंने बनाई थी और ये एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जो उस शख्स की है, गैव्रिलो प्रिंसिप की, जिसने गोली चलाकर ऑस्ट्रिया के वली अहद को कत्ल किया, जहां से फिर वो लड़ाई शुरू हुई जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बदल गई। ये बहुत अहम किरदार है। इसकी तस्वीर पर, इसकी बायोग्राफी पर बहुत रिसर्च हुई, कई किताबें, फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज इस पर बनी, मगर ये तस्वीर जिसको के गिरफ्तारी की तस्वीर भी मुसलसल दिखा रहे हैं और 3 साल से जो तस्वीर इनकी वीडियो में है ये एक गलत तस्वीर, क्योंकि इसको मुख्तलिफ किताबों में बताया जा चुका है कि ये गलत तौर पर पहली बार छप गई थी। विकीपीडिया पर इसकी गलती पर एक पूरा आर्टिकल छपा हुआ है, यानी किताबों में, विकीपीडिया पेजेस पर और बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज में बताया गया कि ये तस्वीर पहली बार गलत छप गई थी, लिहाजा इसको दोबारा ना दिखाया जाए, ये असल कातिल की तस्वीर नहीं है। लेकिन राठी साहब की आउटसोर्स लेजी लिखा भी हुआ है अरेस्ट ऑफ अ सस्पेक्ट, ये नहीं लिखा हुआ कि अरेस्ट ऑफ गैव्रिलो प्रिंसिप। तो बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। ऑस्ट्रियन जो प्रिंस था आर्कड्यूक फर्डिनेंड, वो सारा ये वो जो कैपिटल है सर्बिया का वहाँ गया था। आई थिंक नहीं, अब सर्बिया का कैपिटल बेलग्रेड है, सॉरी। सारा ये वो आई थिंक बॉस्निया का कैपिटल है शायद, मैं भूल गया अभी। बट ये पूरा का पूरा बॉस्निया सर्बिया जो आज के टाइम का है और एक और कंट्री है कोसोवो, ये सारा पूरा का पूरा एक ही कंट्री होता था सर्बिया पहले, जिसमें से कि बाद में टूट के ये कंट्रीज अलग हो गए 90s के आसपास। और इससे पहले ये सारा है क्रोएशिया वोरेशिया स्लोवेनिया, ये सारा मिलके एक कंट्री होता था जिसको कहते थे यार मार्शल टीटो राज करता था उस कंट्री, भूल गया मैं अभी, यूगोस्लाविया कंट्री होता था। तो बेसिकली ये जो गैव्रिलो प्रिंसिप है ये सर्बिया जो एक कंट्री है आज के टाइम पे वहाँ का था और एक नेशनलिस्ट था सर्बिया का, जैसे कि इन्होंने नाथुराम गोडसे का एग्जांपल दिया। और एक ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर होता था, उसका कब्ज़ा था इस सारे एरिए पे। तो ये एज बिकॉज ये एक नेशनलिस्ट था तो इसने उसके प्रिंस को गोली मार दी, लाइक असैसिनेट कर दिया, एक उसी तरीके से जिस तरीके से नाथुराम गोडसे ने गांधी जी को असैसिनेट किया था। इस बात को कहते हुए कि सर्बिया को आज़ाद करो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से, इस चीज़ के ऊपर। और इस चीज़ से फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि सर्बिया के उसको जो ये था क्या कहते हैं आपका, जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था, उसने बोला कि अब हम सर्बिया पे अटैक करेंगे। और रशिया, क्योंकि रशिया स्लाव कंट्री है, सर्बिया भी स्लाव कंट्री है, तो उन्होंने कहा कि तो तुम सर्बिया पे हमला करोगे तो हम तुम पे हमला कर देंगे ऑस्ट्रो हंगेरियन को। तो ऑस्ट्रो हंगेरियन को जर्मनी ने कहा अगर तुम पे हमला हुआ तो फिर हम आ जाएंगे। तो वहाँ से रशिया ने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ। तो वहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। रिसर्च का नतीजा ये है कि इनके करोड़ों फॉलोअर्स 3 साल से इसी तस्वीर को कातिल की तस्वीर समझकर देखने पर मजबूर हैं, क्योंकि जब जल्दी में फर्स्ट पेज रिसर्च के असूल पर कोई भी तहकीक करेगा तो जो पहले पेज पर तस्वीर आ जाएंगी उन्हीं की डिटेल्स पर आप वीडियो बना देंगे, ज़्यादा रिसर्च तो करेंगे नहीं, तो ऐसा होगा। अच्छा, अब ये वीडियो 3 साल पहले की है, दावे तो इनके बहुत हैं कि इनकी टीम वीडियोस पब्लिक करने के बाद भी कमेंट्स पढ़ती है, सोर्सेज चेक करती है और अगर गलतियां हो तो उसको सुधार लिया जाता है। लेकिन आज भी इस वीडियो पर कोई मास्टर, कोई ब्लर स्क्रीन या कोई अपडेट नहीं आप देख सकते हैं जिसमें बताया गया हो कि फलां मिनट और फलां सेकंड पर तस्वीर गलत लग गई थी। दरअसल जब इंटेलेक्ट के नाम पर 4 आवर वीक धंधा चल रहा हो तो ऐसा ही होता है। और हाँ, याद रखें ये इनकी वीडियोस में से हिस्टोरिकल वीडियोस जिनको ये कहते हैं उनमें से सिर्फ एक मिसाल है। आगे बढ़ते हैं और दारोब राठी, गोस्वामी, मेजर आर्या, देशभक्त और जनरल बख्शी जिस एलिफेंट इन द रूम को छुपा रहे हैं वो भी जरा आपके सामने रखते हैं।
आप देखें कि जब 10 मई को पाकिस्तान ने भारत पर 26 जवाबी हमले किए तो इन सब लोगों ने नरेंद्र मोदी की जुबान बोलना शुरू कर दी, प्राइम मिनिस्टर अपने की, कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के अड्डों पर अटैक्स के जवाब में भारत पर ही हमला कर दिया। इन सब ने पीएम नरेंद्र मोदी के बयान को इस्तेमाल करते हुए खुद को भी ये धोखा देना शुरू कर दिया कि जैसे 10 मई से पहले के 3 दिन में तो कुछ हुआ ही नहीं, जो हुआ 7 और 10 मई को अचानक हुआ। अच्छा, 1 मिनट के लिए आप इनकी ये बात दुरुस्त मान लें कि इन्होंने 6 और 7 मई की रात मुरीद के बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में मसाजिद और मदारस पर हमलों के बाद कामयाबी हासिल कर ली थी, आतंकवाद के बकौल इनके अड्डों को तबाह कर लिया था, तो इन्हें विक्ट्री डिक्लेयर करके फायरिंग बंद कर देनी चाहिए थी, क्योंकि बकौल लाठी, भगत, गौरव बख्शी और गोस्वामी के स्ट्राइक्स तो बिल्कुल परफेक्ट थी। इन परफेक्ट अटैक्स के बाद आपने 7 का पूरा दिन, 8 का पूरा दिन, 9 का दिन और 10 मई की रात तक पाकिस्तानी शहरों पर हमले क्यों जारी रखे? ये दरमियान का 3 दिन का एलिफेंट इन द रूम, ये चारों प्रोपेगेंडिस्ट और इनके बाकी साथी हड़प कर जाते हैं। जाहिर है इनका कसूर नहीं, इनके पास सोचने और गौर करने का वक्त ही कहाँ है। ये आपको और अपनी ऑडियंस को क्यों बताएंगे कि भारत डेस्परेट एफर्ट कर रहा था कि पाकिस्तान का कोई एक बड़ा तैयारा तो किसी तरह तबाह कर दिया जाए ताकि फिर जंग बंद की जाए। आतंकवाद का मसला तो 8, 9 और 10 को रहा ही नहीं था आपके मुखों, मगर हुआ ये कि पूरी कोशिश के बावजूद इंडियन मिलिट्री पाकिस्तान के मॉडर्न J-10, F-16 या JF-17 तैयारे तो आप एक तरफ रख दें, पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर भी तबाह नहीं कर पाए। यकीन करें, इन्होंने अगर लाहौर चाइना चौक पर खड़ा हुआ पुराना J-6 नुमाइशी तैयारा भी किसी ड्रोन से भी हिट कर लिया होता तो ये चारों प्रोपेगेंडिस्ट इसे F-16 साबित कर चुके होते, फतह का ऐलान कर रहे होते, ये कह रहे होते कि इंडियन आर्मी ने भयंकर ऑपरेशन किया है लाहौर में और ऑपरेशन ऐसा करा है कि F-16 को चाइना चौक में गिरा दिया है। तो खैर 3 दिन के मुसलसल भारतीय एग्रेशन के बाद भी इन भाई का ख्याल है कि पाकिस्तान को चाहिए था कि भारत को जवाब ना दे। भाई थोड़ी सी हिम्मत अगर आउटसोर्स कर सकें तो कीजिए और अपनी हुकूमत से पूछिए कि अगर 7 मई की सर्जिकल स्ट्राइक्स आपके लिहाज से कामयाब थी तो अगले 3 दिन में इंडियन आर्मी पाकिस्तानी शहरों पर ड्रोन्स और मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल्स क्यों फेंक रही थी? जाहिर है वो पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाकर, गुस्सा दिलाकर कोई गलती करवाना चाहते थे कि पाकिस्तानी अपना को तैयारा बाहर निकालें, या फिर खौफजदा थे कि अब जब पाकिस्तान जो अभी अटैक करेगा तो ये उसको उससे पहले ही रोकने की कोशिश कर सके। लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने फिर 10 मई को सुबह से कुछ पहले भारत को जवाब देना शुरू कर दिया, रिटेलिएशन का आगाज कर दिया। पाकिस्तानी फोर्सेस ने इंडिया के पूरे वेस्टर्न थिएटर पर 26 मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया और अगले 2.5 घंटे तक पाकिस्तानी मिसाइल्स और ड्रोन्स इंडिया के मिलिट्री टारगेट्स पर बरसते रहे। सूरतगढ़ की एयरबेस पर, आदमपुर, बठिंडा, बन्नाला, वांतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, अम्बाला और पठानकोट की एयरबेसिस पर हमले ये आपके 3 दिन के हमलों के बाद हुए। गुजरात और दिल्ली पर हमारे ड्रोन्स ने बाद में परवाजें की थी जब आपके ड्रोन्स लाहौर और रावलपिंडी पर उड़ रहे थे। ब्यास और नागरोटा में इंडिया के अपने बनाए क्रूज मिसाइल ब्राह्मोस की स्टोरेजेस बाद में पाकिस्तान ने तबाह की, उससे पहले आपने रावलपिंडी पर अटैक्स किए। मैं नहीं इस चीज़ के ऊपर बोलना चाहता था कि किसने किसको ज़्यादा तबाह किया, किसने किसको किया, क्योंकि जितना मैं सोशल मीडिया पे सोफार मैंने देखा है, मुझे नहीं लग रहा कि कोई किसी की बात मान रहा है एक साइड से कि हाँ तुमने कर दिया है तुम्हारे कहने से, या फिर हमारे कहने से उन्होंने मान लिया कि हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, तुमने कर दिया होगा। क्योंकि आई डोंट नो, लाइक आई थिंक ऐसी मेंटालिटी बैठ गई है दोनों साइड पे, या शायद ह्यूमन मेंटालिटी ऐसी होती है कि अगर हम सामने वाले की बात मान लेंगे ना तो वो सच हो जाएगा, या फिर अगर हम अपनी बात बस कहते रहेंगे तो हमारी बात सच हो जाएगी। आई थिंक इस तरीके की कोई मेंटालिटी बैठ गई है। इसलिए मैं आपके क्लेम का या हमारे क्लेम का नहीं बताऊंगा, मैं आपके ही लोगों के जो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मैक्सार एक इंटरनेशनल सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी है उसकी इमेजेस को चेकआउट किया है। इंडिया में S-400 का कोई वो नहीं गया, इंडिया में ब्रह्मोस मिसाइल का कोई स्टैक नहीं फूटा। ठीक है, आप खुद सोचो, अगर कोई मिसाइल का डिपो फूट जाए, एक मिसाइल नहीं फूट रहा वहाँ कितनी मिसाइल हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं, राइट? एक पूरा, तो किस लेवल का ब्लास्ट होगा, किस लेवल का ब्लास्ट होगा। इंडिया ने जितने आपके एयरबेसेस को हिट किया है उसके प्रूफ दिए हैं सैटेलाइट इमेज के साथ, जिसको न्यूयॉर्क टाइम्स वेरीफाई करता है, जिसको मैक्सार जो कि इंडियन कंपनी नहीं है
वो वेरीफाई करती है उनकी इमेजेस, मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्राइवेटली इमेजेस मंगा के उनको वेरीफाई किया है। इंडिया के किसी भी एयरबेस के अटैक को, किसी भी तरीके के अटैक को आपने नहीं वेरीफाई किया। जो दिल्ली के ऊपर ड्रोन उड़ रहा है, ये एक स्टोरी बनाई है आपके मीडिया ने। आप ध्रुव को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो कि ध्रुव इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा उठा के आपके ऊपर मत्थे मढ़ रहा है। और ऑफ कोर्स इंडियन मीडिया ने कोई बहुत अच्छा नाम नहीं कमाया, हमारे देश का नाम रोशन नहीं किया, पर पाकिस्तान का मीडिया भी एक स्टेप भी पीछे नहीं था। उतना ही बड़ा प्रोपेगेंडा, उतने उससे भी चूतिया शक्ल में कर रहा था। अगर आपने अब देखा हो अपने यहाँ का न्यूज़ चैनल, वही सेम चीज़ें वो भी कर रहे थे। तो मीडिया की दूसरे को गाली देने का तो मुझे पहली बात समझ में नहीं आता कि हर कोई पाकिस्तान में देख रहा हूँ इंडियन मीडिया को गाली दे रहा है। अबे तुमने अपना मीडिया भी तो देखो यार, वो कौन सा सत्यवादी हरीश चंद्र बना हुआ है, एग्जैक्टली सेम चीज़ कर रहा है और उल्टा सस्ते ग्राफिक्स यूज़ करके। तो नहीं, ये वाली बात फैसल भाई, आई एम सॉरी, यहाँ पे आप वही दो नंबरी कर रहे हैं जो ध्रुव ने की थी। मैं मानता हूँ कि ध्रुव ने भी दो नंबरी की है अगर उसने इंडियन मीडिया से उठाया है, क्योंकि इंडियन मीडिया से बाय इट सेल्फ उठाना सही चीज़ नहीं है। आपको थर्ड पार्टी सोर्स यूज़ करना चाहिए जब आप दो पार्टीज़ की लड़ाई की बात कर रहे हो। एक पार्टी के सोर्स को आप नहीं उठा सकते क्योंकि वो बायस होगा, पर आप भी एग्जैक्टली सेम चीज़ कर रहे हो। दुनिया के किस इंटरनेशनल उसमें ब्रह्मोस या S-400 के डिस्ट्रॉय होने की बात कही गई है? इवन जो आपके यहाँ के लोगों ने CNN का जो आर्टिकल चलाया था, या CNN की जो न्यूज़ क्लिप चलाई थी, जो CNN का कॉरेस्पॉन्डेंट बता रहा है कि इतने प्लेन गिर गए, उस कॉरेस्पॉन्डेंट ने भी अकॉर्डिंग टू पाक डिफेंस सोर्सेज बोला है, हर किसी ने। तो ये दो नंबरी तो आपके यहाँ पे हमसे भी ज़्यादा हुई है, और आई एम सॉरी टू से आप भी कर रहे हो। क्योंकि इसी मिसाइल से तो पाकिस्तानी एयरबेसिस पर हमले हो रहे थे। और हाँ, पाकिस्तान के हमलों की कामयाबी के पीछे ये राज भी था कि पाकिस्तान ने रशियन S-400 डिफेंस सिस्टम को एयर टू सरफेस मिसाइल हमले में हिट कर दिया था। लेकिन अगेन पूरी दुनिया का एक सोर्स बताओ। ये जो अभी आप सोर्स के ऊपर ही आर्टिकल को गालियाँ दे रहे थे ना, तो इस चीज़ का सोर्स दो। जिस हमले पर भारत में फौरन भूचाल आया, दौड़े लगी, वो पाकिस्तानी शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल अल-फतेह था, जो गाइडेड वेपन है और प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए पाकिस्तान ने खुद बनाया है। सिरसा में गिरा दिया गया था इसको, दिल्ली की तरफ आ रहा था, इसको सिरसा में गिरा दिया गया था। इंडियन मिलिट्री और स्पोक्स पर्सन और एनालिस्ट बाद में दुहाई देते रहे कि पाकिस्तान ने अल-फतेह मिसाइल ही चला दिया, जैसे कि भारत तो कागज के मिसाइल भेज रहा था और ड्रोन भेज रहा था। अल-फतेह मिसाइल का, अल-फतेह स्ट्राइक का ही वो पॉइंट था जब पाकिस्तान ने अमेरिकन को और इंडियंस को इन्फॉर्म कर दिया कि अब हमारी रिटेलिएशन मुकम्मल हो गई है, हमने जवाब दे दिया है, अब अगर इंडिया दोबारा अटैक ना करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। इसके बाद पूरी भारतीय हुकूमत ने अपनी शर्मिंदगी का सारा बोझ तनहा कर्नल सूफिया के कंधों पर डाल दिया था। जब वो 10 मई की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें इंडियन मिलिट्री सिग्नल्स कोर से कर्नल सूफिया ने अपने दो साथी ऑफिशियल्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि अगर पाकिस्तान अटैक्स बंद कर दे। हाँ, तो इससे पहले की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने ही की थी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें तनहा छोड़ देने वाली क्या। ये भी दो नंबर है फैसल भाई, आई एम सॉरी टू से, बट ये भी बहुत घटिया दर्जे की दो नंबर है। यहाँ पे आप ये एट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हो कि क्योंकि ये मुस्लिम थी तो इनको आगे कर दिया फेस करने के लिए। डोंट डू दिस, दिस डजंट सूट यू, दिस डजंट सूट यू। एस्केलेशन रोक दे तो हम भी रोक देंगे, मतलब सीज फायर का उन्होंने बाकायदा मुतालबा कर दिया था। जिसके बाद फिर आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्रुथ सोशल पर उनका बयान आ गया और उन्होंने सीज फायर का क्रेडिट ले लिया, जिसको वो अब तक कम से कम 6 बार दोबारा ले चुके हैं। इंडिया इस पर बहुत सीख पा रहा अब तक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ आपको डोनाल्ड ट्रंप की बात ठीक लग रही है? 1000 बार मैंने आपको देखा डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज करते हुए, उसकी हरकतों पे उसका मजाक उड़ाते हुए, उसकी चुटकी लेते हुए। यहाँ आपको डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सत्यवादी लग रहा है। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। एक और सबूत, एविडेंस के अमन कौन चाहता है, वो जो सीज फायर पर आलमी ताकत का शुक्रिया अदा कर रहा है, या वो जो सीज फायर पर ही सीख पा है गुस्से में आ चुका है। इसका एविडेंस मैं आपसे पूछता हूँ, वो बताओ सीज फायर किसने मांगा होगा? जो जाके थैंक यू बोल रहा है, या ये वो जो खुश नहीं है सीज फायर से? तो अगर आपके प्राइम मिनिस्टर ने या आपके लीडर ने सीज फायर मांगा है तो उन्होंने हार तस्लीम की ना, तो ये मानो ना, फिर आपका पूरा देश नाच क्यों रहा है कि हम जीत गए, हम जीत गए? फिर यानी कि फुल झूठ चल रहा है आपकी कंट्री में दबा के खुलेआम। आपने खुद तो कह खैर दी ये दोस्तों, बात। ये एलिफेंट इन द रूम यानी 7 और 10 मई के दरमियान के 3 दिन की बात इन तमाम प्रोपेगेंडिस्ट व्लॉगर्स में से कोई भी आपके सामने नहीं कर रहा और अपनी ऑडियंस के सामने भी, क्योंकि मैं कर देता हूँ 3 दिन की बात।
पहले दिन ही जब ये स्ट्राइक्स रात की हुई हैं उसके बाद ही पूंछ में आपकी आर्मी ने अटैक करना शुरू कर दिया था सिविलियंस पे, आपको भी ये बात पता है। और उसके बाद आपके ड्रोन आने शुरू हो गए थे इधर। कोई इंडिया के ड्रोन एकदम से ही नहीं पहुंच गए अनप्रोवोक्ड कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। हाँ, आपके वहाँ की आर्मी ने कुछ ऐसे डिक्लेयर नहीं किया कि हम अटैक करने वाले हैं। इतना सा फ़र्क है। आपको क्या आप लग रहा है कि आपके वहाँ से कोई अटैक नहीं हो रहा था, यहाँ से एक तरफा अटैक चले जा रहे थे सिर्फ? ऐसा नहीं है। वो सीज फायर के बाद से इस कदर बदहवास है कि इसमें उन्होंने पाकिस्तान को तो एक तरफ कर दिया है, अब वो तुर्की, ईरान, अजरबैजान और अमेरिका को भी बराह रास्त अटैक्स करने लगे हैं। इंडियन मीडिया तो इस कदर अटैक नहीं कर रहे। देखो, तुर्की ने एज अ कंट्री, एज अ स्टेट, बाय नॉट इंडिविजुअल्स, बाय स्टेट कहा है कि हम पाकिस्तान को इस चीज़ में सपोर्ट करते हैं। इंडिया ने सिर्फ ये कहा है कि ठीक है भाई, अगर तुम हमारी एनिमी कंट्री को सपोर्ट करोगे तो हम तुम्हें एक फ्रेंडली कंट्री के तौर पे नहीं देखेंगे, जो कि टोटली अंडरस्टैंडेबल बात है। अगर हम तुम्हें एनिमी कंट्री के तौर पे देखेंगे और हम तुम्हें फ्रेंडली कंट्री के तौर पे नहीं देखेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा बिजनेस तुम्हें ना जाए एटलीस्ट। इसमें क्या बुरी बात है? आप करते हो साइप्रस को सपोर्ट। मैं आपको बताता हूँ फैसल भाई, शायद आपको ना पता हो, पाकिस्तान साइप्रस को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती है साइप्रस को, आपकी कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करती। क्यों नहीं करती बताओ? साइप्रस से क्या दुश्मनी है आपकी? साइप्रस मेडिटेरियन का एक आइलैंड है, क्योंकि टर्की उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। आपे से बाहर हो चुका है कि इसने और का भी बता देता हूँ, अजरबैजान सेम रीज़न है एग्जैक्टली लाइक टर्की। चाइना का और हमारा वैसे ही पहले से ही 36 का आंकड़ा है, ये आपको भी पता है, ये कोई नई बात तो है नहीं। और यूएसए से इसलिए क्योंकि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए। फ्रेंच राफेल की अपने हाथों फ्रांसीसी तैयारे की तबाही की शर्मिंदगी छुपाने के लिए अमेरिकी F-35 का मजाक भी उड़ाना शुरू कर दिया है। इंडियन ऑनलाइन न्यूज F-35 को खरीदने से बहुत पहले से लोग मना कर रहे हैं, ये सारे इवेंट से पहले से। आपको पता है ट्रंप ने ऑफर किया था इंडिया को, इंडिया में बहुत सारे लोग मना कर रहे हैं इसे लेने से। राफेल, पहली बात तो अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं आई है गिरा है कि नहीं गिरा। अगेन आपके वहाँ के 5, 6, 7 रोज़ नंबर बढ़ता ही जा रहा है, तो 10 पे ही पहुँचा लो, राउंड फिगर कर लो। मैं नहीं लेता सीरियसली उस तरीके के नंबर्स को। मान लो अगर गिर भी गया होगा ना, तो प्लेन गिरने के लिए होता है। हमने जो ऑब्जेक्टिव थे अचीव कर लिए एज पर आवर एयर चीफ, एंड वी आर सेटिस्फाइड विद दैट। ऑर्गेनाइजेशन एफ पोस्ट की बज़ाहिर संजीदा मालकी शर्मा कहती हैं कि अमेरिकन F-35 फाइटर जेट्स यमन के हुसी बागियों के हाथों बेबस हो रहे हैं, और उन्होंने एक बगैर नाम लिए एक ऑफिशियल के रेफरेंस से ये साबित करने की कोशिश की कि अमेरिकी फाइटर जेट्स यानी F-35 और F-16 अरे ये कोट कर रही है TWZ को, क्या कर रहे हो फैसल भाई? को यमन का एयर डिफेंस सिस्टम करीब तबाह कर ही चुका था। पालकी शर्मा समेत बाकी इंडियन मीडिया में ये सब गुस्सा इसलिए दिखाया जा रहा है कि वो अब ये देख रहे हैं कि अमेरिकन अखबारात में ऐसी खबरें छप रही हैं, ये सच छप रहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया के फ्रेंच राफेल तैयारे मार गिराए हैं, और उससे वो ये मतलब अखज कर रहे हैं कि अब अमेरिका अपने F-35 तैयारे उनको बेचने की कोशिश करेगा। आपको बताएं कि 2 साल पहले 2023 में झूठी खबरों की आलमी रैंकिंग में भारतीय मीडिया पहले नंबर पर आया था। सोचिए कि 9 मई को लाहौर, कराची, पेशावर फतह करने की खबरें चलाने के बाद इन्हें अब पहले से भी ऊपर किस नंबर पर इंटरनेशनल रैंकिंग में रखा जा सकेगा। मतलब आइंस्टाइन भी और स्टीफन हॉकिंग भी अब परेशान। आपके वहाँ भी बिल्कुल कम खबरें नहीं चली। इनफैक्ट आपके वहाँ एक ज़्यादा डिल्यूशनल स्टैंस है इस पूरे इवेंट को लेके, ये आपको भी पता है भाई। लिटरली नाच रहे हैं लोग रोडों के ऊपर सीज फायर अचीव करने के बाद। हो रहा होगा कि जो पहले से झूठी खबरों में नंबर 1 है, उन्हें इससे ऊपर अब कहां रखा जाए, क्या पोजीशन दी जाए। अगेन जो आपने स्टडी बताई है उसकी क्या बेसिस है, उन्होंने क्या कैरेक्टराइजेशंस लिए थे, किस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे उन्होंने किस किस चीज़ को शामिल किया था एज झूठी खबर। क्या उन्होंने हर एक यूट्यूब चैनल को भी जो मतलब नॉर्मल इधर उधर की गॉसिप्स उड़ाते हैं उनको भी इकट्ठा किया था, उसमें शामिल किया था, नहीं किया था। इस तरीके से आप एक रैंडम स्टडी कोट कर दोगे, आपको भी पता है इस तरीके से चीज़ें काम नहीं करती। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब मोदी, भगत, मेजर, राठी और गोस्वामी के एक पसंदीदा लफ्ज की तरफ आते हैं जो वो अपने जाती एक भी न्यूरॉन को इस्तेमाल किए बगैर बोलते हैं। इनका सबसे कॉमन वैसे तो पाकिस्तान को द मोस्ट डेंजरस कंट्री स्टडीज़ ने बोला हुआ है, मोस्ट टेररिस्ट कंट्री बहुत सारी स्टडीज़ ने बोला हुआ है। मानते हो आपकी दुनिया की सबसे बड़ी टेररिस्ट और डेंजरस कंट्री पाकिस्तान है? क्या डिफरेंट वर्ड पाकिस्तान के लिए बेकारी है, जिसे वो मुख्तलिफ अंदाज में बोलते हैं और पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश करते हैं, और इंटेंशनली जानबूझकर ऐसा करते हैं।
और इसके एविडेंस के तौर पर, सबूत के तौर पर, वो IMF से पाकिस्तान का कर्ज लेना और गुर्बत के खिलाफ लड़ने के लिए जो आलमी इमदाद मिलती है उसे पेश कर देते हैं। अब आइए इन दोनों ममालिक में, पाकिस्तान और इंडिया में, देखते हैं कि कौन ज्यादा इंटरनेशनली कर्ज लेता है और कौन ज्यादा आलमी इमदाद लेता है। सबसे पहले कर्ज पर आते हैं। आप देखिए कि IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, 75 साल से कायम आलमी इदारा है और दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक, 191 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। 1945 में इसे कायम ही इसलिए किया गया था कि डेवलपिंग स्टेट्स को, कंट्रीज को कोलैप्स होने से बचाया जा सके। उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखकर IMF के जरिए उन्हें मुख्तसर सा कर्ज दे दिया जाए और आसान तरीन शराइत पर दिया जाए, ज्यादा सूद ना लिया जाए। इसके पीछे सोच ये थी कि कोई मुल्क भी मुआशी तौर पर अगर कोलैप्स कर गया तो वहां खाना जंगी हो सकती है और फिर ऐसे मसाइल जन्म लेंगे जो सिर्फ उस मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया को वो मुतासर कर सकते हैं। इसलिए ये फंड कायम किया गया था। सो ये एक इंटरनेशनल फंड कायम हुआ जिसमें सभी हिस्सा डालते हैं। पाकिस्तान भी, इंडिया भी, अमेरिका सबसे ज्यादा हिस्सा डालता है और जरूरत पड़ने पर सभी इससे कर्ज भी लेते हैं या फिर ले सकते हैं। भारत भी 50s में, 60s में, 80s में और 90s में IMF से लोन्स, प्रोग्राम्स ले चुका है। यकीन नहीं तो आप ये IMF की ऑफिशियल साइट पर जाकर पूरी फहरिस्त इसमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी चेक करिए, 0 है। देख लें। हर साल अलग अलग मेंशन है। पाकिस्तान अपने कमजोर सियासी स्ट्रक्चर की वजह से, मुख्तलिफ मसाइल की वजह से और खास तौर पर अफगान 10 साल जो जंग थी, अमेरिका, सऊदी अरब, पाकिस्तान में लड़ी, उसकी वजह से मुसलसल मुआशी बहरान का शिकार है और आज भी IMF के प्रोग्राम को ले रहा है। लेकिन ये उसी तरह का एक लोन है जिस तरह इंडिया कभी लिया करता था। सो कर्ज भीख नहीं है। अगर कर्ज भीख है तो जनाब आज इंडिया का एक्सटर्नल डेट पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। इंडियन न्यूज आउटलेट लाइव मिंट, जिसके रेफरेंसेस ये तमाम प्रोपेगेंडिस्ट अक्सर दिखाते हैं, ये इंडियन बिजनेस फैमिली बिरला के ओनरशिप में ये न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें लिखा है कि पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट 131 अरब 131 बिलियन डॉलर्स है। ओके, पहली बात तो फैसल भाई, आई एग्री विद यू, कर्ज भीख नहीं है। बट कर्ज एक वो चीज़ भी होती है जो लौटाना होता है। पाकिस्तान ने आई थिंक ये 20वां IMF का प्रोग्राम लिया है, 20th। इंडिया ने लिया था शुरू के दिनों में 60-70s में, ठीक है। जस्ट इंग्लैंड से आज़ाद हुआ था दोनों देश। जब आप नए नए आज़ाद होते हो आपको ही पता है दोनों देश बहुत गरीब थे। पाकिस्तान ने क्यों नहीं लिया कर्जा, आपको मैं ही बताऊं उस दौरान, क्योंकि पाकिस्तान को मिल रही थी अमेरिका से दबा के एड, और ये आपको भी पता है। तो ये भी मेंशन करो आप साथ साथ, जब आप ये मेंशन करो इंडिया कर्जा लेता था। इंडिया ने कर्जा लिया अपनी गरीबी के दिनों में, और उसके बाद जब से रिफॉर्म्स हुए 91 में, आज तक इंडिया ने कोई नहीं लिया कर्जा IMF से। इस बात को हो गए हैं 35 साल, यानी कि हमारी आधी हिस्ट्री में। आप हर साल लेते हो कर्जा IMF से, चाइना से, गल्फ कंट्रीज से। क्या इनमें कोई कंपैरिजन है? ठीक है, एज ए कर्टसी हमें किसी कंट्री को भिखारी नहीं कहना चाहिए। आई वुड अग्री विद यू ऑन प्रिंसिपल। पर फिर आप ये देखो, इंडिया और पाकिस्तान की नॉर्मल रिलेशन नहीं है। यहाँ कोई कर्टसी चल ही नहीं रही दोनों देशों के बीच में। यहाँ पे चल रहा है कौन किसको कितना ट्रोल कर सकता है। ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी लोगों ने सबसे पहले इस बात का जोक बनाना शुरू किया कि इंडिया में जो है टॉयलेट नहीं है, जो एक न्यूज़ थी उसके बारे में। पर कैपिटा टॉयलेट पाकिस्तान में इंडिया से कम है, जाके रिसर्च पढ़ लेना इस बारे में, ठीक है। फिर भी वो ये जोक बनाते हैं। जोक टेक्निकली गलत है, उन पे बनता है उल्टा। एक और बताता हूँ, जीत जो है ना, जीत या पजीत एक स्लर वर्ड है ब्राउन लोगों के लिए, जस्ट सो यू नो, बिकॉज जीत नाम के बहुत सारे पंजाबी नाम होते हैं। इस वजह से पंजाबी लोगों के अगेंस्ट पजीत एक स्लर बना। या जैसे पाजी पाजी कहते हैं तो उनको पाजी उनको सुनाई देता था गोरों को, उन्होंने बनाया स्लर। ये स्लर पंजाबी लोगों के लिए है, पंजाबी एथनिसिटी। टेक्निकली बता रहा हूँ, जैसे यूज़ होता है उसकी बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान की मेजॉरिटी जनता पंजाबी है। ये स्लर ना सबसे ज़्यादा पंजाबी पाकिस्तानियों के ऊपर ही अप्लाई होता है। लेकिन वो इंडियंस को पाजीद बोलते हैं। देखने में एक जैसे हैं, हरकतों में एक जैसे हैं ज़्यादातर, कुछ चीज़ों को छोड़ के, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट जनरल चीज़ों में एक जैसे ही हैं। पर वो इंडिया वालों को पजीद बोलते हैं पाकिस्तानी। अबे काहे के? तो ये क्या आप उठा रहे हो कि भिखारी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हमने कर्जा लिया था और ये वो, ये क्या इतना बड़ा वो चल रहा है क्या? टेक्निकलिटी देखी जा रही है क्या इसमें?
और दूसरी बात आप ये कह रहे हो कि इंडिया का एक्सटर्नल डेट ज़्यादा, वो ऑफ कोर्स होगा, इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है तो उसका रिलेटिवली डेट ज़्यादा होगा। चाइना का इंडिया से भी ज़्यादा है, अमेरिका का चाइना से भी ज़्यादा है। तो ये सब भी बताओ फिर कॉन्टेक्स्ट में पूरा का पूरा। आधी इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हो? आधी ये फिगर इन्फॉर्मेशन इन्होंने प्रोपेगेंडा होती है। इंटरनेशनल इदारों से लिए हैं और जाहिर है नंबर 1 न्यूज आउटलेट अपने तौर पर जो अपने आप कहता है उसने लिए हैं, तो कुछ रिसर्च तो इसने करी होगी। सो लाइव मिंट के मुताबिक इस साल पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट 131 अरब डॉलर था और इंडियन अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इंडियन एक्सटर्नल डेट 718 बिलियन डॉलर्स है। जी हाँ, 717.9 बिलियन डॉलर्स। यानी अगर किसी मुल्क का कर्ज लेना इसे भिखारी एक बनाता और है। मैं आपको बात बताता हूँ, आपका 131 बिलियन डॉलर है, आपका फॉरेन रिजर्व 10 बिलियन डॉलर है, इंडिया का 719 बिलियन डॉलर है एक्सटर्नल डेट, इंडिया का 850 बिलियन डॉलर का रिजर्व है। पहला तो ये फ़र्क है। दूसरा ये फ़र्क है इकोनॉमी के साइज़ का फ़र्क है। जितनी बड़ी इकोनॉमी होती है उतना ज़्यादा एक एक्सटर्नल डेट झेलने की कैपेसिटी होती है। ये बात आपको पता होगी। आई डोंट नो आप ये सारे पॉइंट्स क्यों रख रहे हो यार। ये ध्रुव जैसे ही पॉइंट हैं जो आप रख रहे हो। ये ध्रुव के वीडियो का ही लेवल है आपके हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि आपको कंसीडर करता हूँ मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान, जो कि मुझे अब शक पड़ रहा है खुद की कंसीडरेशन की के वजह से ऊपर। वो भिखारी है, क्योंकि IMF की बात हमने पहले कर दी। तो बस आप इतना जान लें कि आज की तारीख तक आपके अखबारात के हिसाब से आपका एक्सटर्नल डेट पाकिस्तान से 2.7 टाइम्स ज्यादा है। What kind of a लोन point और is डेट्स this के यार? बाद साथियों अगर हम डायरेक्ट गुर्बत मिटाने के जितने भी इंटरनेशनल फंड्स हैं इनकी बात करें तो इनमें भी इंडिया कम से कम पाकिस्तान से कहीं ज्यादा डॉलर्स लेता है। हम सिर्फ एक प्रोग्राम जिसमें डेवलपमेंट असिस्टेंट फंड मिलता है इसकी बात करें तो पिछले 62 वर्षों में 62 इयर्स में भारत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा फंड्स ले चुका है। इस ग्राफ का लेटेस्ट डाटा भी जो भी अवेलेबल है वो यही दिखाता है कि भारत पाकिस्तान के दुगने से भी ज्यादा इमदादी फंड ले चुका है, ले रहा है। ये वर्ल्ड बैंक का डाटा है, पाकिस्तान के डेली टाइम्स का या एक्सप्रेस ट्रिब्यून का डाटा नहीं है। हाँ, आप कहेंगे कि भारत की आबादी ज्यादा है सो इसकी इमदाद भी ज्यादा होगी, लेकिन पर कैपिटा तो पाकिस्तान से कम है। बिल्कुल ठीक बात है, पर कैपिटा ये इमदाद यही बात मैं पहले वाले पॉइंट में बोल रहा था आपको। पाकिस्तान से कम होगी, लेकिन है तो सही ना। ऐसा तो नहीं कि इंडिया इमदाद लेता ही नहीं। अगर आलमी इदारों से गुर्बत मिटाने के लिए फंड्स लेना भिखारी होना है तो मैं इन प्रोपेगेंडिस्ट से आई डोंट थिंक इस बात के ऊपर भिखारी बोला जाता है। जो पॉइंट उठाया जाता है वो कि कर्जे मांगता रहता है पाकिस्तान हर किसी से, चाइना से, सऊदी अरब से, अमेरिका से, उस बात के ऊपर बोला जाता है वो। कहा कि ये डाटा भी देख लें फिर फैसला और करें। बाय द वे मैं आपको बताता हूँ, इंडिया जो ये एड है ना, इससे अपने आप को हटाने की कोशिश कर रहा है। हटाने एज इन कि ये एड ना ले। उसका रीज़न आपको बताता हूँ। ये एड जाती है NGOs के पास, जिसमें से कि बहुत सारे NGOs जिन जगहों से ये एड आती है उनका एजेंडा चलाते हैं इंडिया में। और ये सिमिलर सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर भी ट्रू है। कि किसे क्या कहना है। भारत की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, खुदा इसे और तरक्की दे, मगर याद रखें आज के दिन तक सूरत हाल ये है कि ये इकोनॉमी इसलिए दुनिया की 5वीं या कुछ के नजदीक चौथी बड़ी इकोनॉमी नहीं है कि इसने ओके, जो भी बंदा इंडिया में बड़क मारता ना कि हमारी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी और हमारी 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, वो बंदा भी यही 2 नंबरी कर रहा होता है जो किसी हद तक आपने इस वीडियो में की और किसी हद तक ध्रुव ने अपनी वीडियो में की, या पता नहीं, उसको पता नहीं था। हमारी दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। मिनिमम हमारी फर्स्ट इकोनॉमी होनी चाहिए, मिनिमम ऑन पार आने के लिए। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ अगर हमारी 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो ये कोई बोस्ट करने की बात नहीं है। ये मैं अग्री करता हूँ, बट आई थिंक हमें शायद थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी। तो उस हिसाब से लगता भी है कि थोड़ा हाँ भाई कुछ तो अचीव किया है। ऐसी बात नहीं है कि हम वही चूतियापे वाले हालात में अभी भी पड़े हुए हैं जिसमें थे पहले। इनोवेशन बहुत की है। ये इसलिए बड़ी है कि आबादी के लिहाज से भारत जो है ये 10 पर मैं बोस्ट नहीं करूँगा कभी इस चीज़ के बारे में। बड़े अमीर ममालिक यानी अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, जापान, जर्मनी, बर्तानिया, फ्रांस, इटली, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की टोटल आबादी से भी ज्यादा आबादी का मुल्क है। वैसे अगर इन तमाम जो कंट्रीज हैं 10 मुल्क जिनकी आबादी से ज्यादा इंडिया की आबादी है, इनकी अगर इकोनॉमीज को जमा किया जाए तो 60 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर की ये लोग इकोनॉमीज बनते हैं। और इंडिया आज भी 4 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है। लेकिन बाय द वे इंडियन ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छप चुकी है वहां ये लिखा है कि भारत की 60% रूरल पॉपुलेशन रोजाना 35 रुपए से भी कम पर गुजारा करती है। 35 इंडियन रुपए।
एक और इंडियन अखबार दक्कन है 35 रुपये से कम पे गुजारा करना एक अलग बात है, कमाती कितनी है वो एक अलग बात है। इसमें अगर आपको एक सही अंदाज़ा लगाना है इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया और अमेरिका का यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर रहे ना, हम इंडिया और पाकिस्तान का कर रहे हैं। कर क्यों रहे हैं मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, बट चलो कर रहे हैं तो उसका समझ लेते हैं। इंडिया की पर कैपिटा इनकम, इसमें जो सही चीज़ है देखने वाली वो होती है पर कैपिटा इनकम। इंडिया की पर कैपिटा इनकम 2600 कुछ डॉलर है, ठीक है, ऑलमोस्ट 2700 डॉलर के आसपास। पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम 1600 डॉलर से भी कम है। क्यों? हम तो एक साथ आज़ाद हुए थे। ये है मेन क्वेश्चन। हेरल्ड में इकोनॉमिस्ट वी रघुनाथन का एक आर्टिकल छपा। वो लिखते हैं कि अगर इंडिया के टॉप 5% अमीर तरीन लोगों की दौलत उन्हीं के पास रहने दी जाए और बाकी 95% जो इंडिया है इसकी दौलत के मुताबिक हिसाब किया जाए तो 95% इंडियंस जो है इनकी पर कैपिटा इनकम 1130 डॉलर्स बनती है, जो कि अफ्रीका के उन ममालिक से भी कम है जो सहारा डेजर्ट। हाँ, तो ये इनकम इनइक्वालिटी है, ये पाकिस्तान में एक्चुअली हमारे से भी बहुत 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 ज़्यादा बुरी है, क्योंकि आपके वहाँ लैंड रिफॉर्म नहीं हुए। ओह फैसल भाई, आप ये क्या कर रहे हो यार? अफ्रीकी ममालिक की डिक्लाइन इकोनॉमी के वक्त भी जो पर कैपिटा इनकम है वो 1600 डॉलर्स है, यानी कि इंडिया से 370 डॉलर। और फिर उन कंट्रीज़ में जाके उनके जो 5% अमीर लोग हैं उनकी अगर इनकम इकट्ठी कर दोगे तो जो उनके बाकी लोग बचेंगे उनकी पर कैपिटा इनकम $100 भी नहीं बचेगी। कंपेयर एप्पल्स टू एप्पल्स एंड ऑरेंजेस टू ऑरेंजेस, डोंट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। ज्यादा दोस्तों, हमारे इस वीलॉग का ये आखिरी इकोनॉमी वाला हिस्सा खास तौर पर उन इंडियन पॉलिटिशियंस और हेट स्पीकर्स के लिए था जो पाकिस्तान की कमज़ोर इकोनॉमी पर और उसकी सियासी सूरत हाल पर भिखारी जैसे तंज़िया और हकारत से भरपूर अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं। मैं पर्सनली कभी भी भिखारी वर्ड यूज़ नहीं किया अपनी किसी भी वीडियो में पाकिस्तान के बारे में। गरीब इंसान का मजाक उड़ाना, जो गरीब है किसी भी तरीके से मोरल नहीं है। मैं इस बात का मुझे अफसोस ज़रूर है कि पाकिस्तान में झूठ इतना ज़्यादा, झूठ इनफैक्ट इंजॉय किया जाता है पाकिस्तान में। ये मैंने पहली लेकिन ये जगह आखिरी चंद सेकंड और ये चंद जुमले सिर्फ उन एक साहब के लिए हैं जो पाकिस्तानियों को बड़े रजनीकांत बनकर लेक्चर देने के लिए आए थे। राठी साहब, आपने बार बार कहा कि पाकिस्तानी हिम्मत करें। हमारी हिम्मत है कि हम अपनी एस्टेब्लिशमेंट से अजमल कसाब के घर में जाकर पूछने से लेकर 71 के सानहे तक पर सवालात कर चुके हैं और अकबर बुक्टी के कत्ल से लेकर कश्मीर में मुजाहिदीन भेजने के फेल प्रोजेक्ट तक पर सवालात उठा चुके हैं, करते रहे हैं, करते रहेंगे। मेरी वीडियोस और इंटरव्यूज गवाह हैं। जरा आप हिम्मत करें और ये किताब जो आपके मुल्क में छपी है और आपके राइटर्स ने लिखी है, इस पर अपनी हुकूमत से सवाल करें। उनसे पूछें कि हमसाया ममालिक को तोड़ने के लिए अपने मुल्क में मिलिट्री कैंप्स बनाना आतंकवाद नहीं था क्या और नहीं है क्या? बर्लिन से महाराष्ट्र में आकर जरा आरएसएस नहीं है, क्योंकि वो एक डिफरेंट चीज़ है। अगर कैंप बनाया गया है वो एक डिफरेंट चीज़ है। इंडिया ने कोई फटने के लिए बंदे थोड़ी भेजे हैं अपने बंदों को ट्रेन करके। आई डोंट नो, आप अभी भी नहीं समझ रहे। जैसे आपने तालिबान को ट्रेन किया पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान में जाके सोवियत से लड़ने के लिए, वो आतंकवाद नहीं था। आतंकवाद होता है बंदों को ट्रेन करके पब्लिक में फट जाने के लिए, क्योंकि वो तो एक प्रॉपर आर्मी से लड़ी है ना आपकी जनता। जो भुक्ति बाहिनी इंडिया में ट्रेन हुई है, अगर मान लो जो हुई भी है, वो जाके आपकी आर्मी से लड़ी है ना, वो बंगालियों से थोड़ी लड़ रही थी जाके वहाँ पे। आई डोंट नो, मैं एटलीस्ट इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा। आई होप आपने थोड़ा एक्सप्लेन किया होता इसे। से पूछ कर तो दिखाएं कि जय श्री राम के नारे लगाने पर वो लोगों को, मुसलमानों को खास तौर पर क्यों मजबूर कर रहे हैं। जरा आए, हाँ, हिम्मत करें, पूछ कर टोटली किसी भी इंडिविजुअल को पकड़ के उससे कुछ भी रैंडम नारे लगवाना किसी भी चीज़ के बारे में जो कि उसका मन नहीं है, ये ऑपरेशन है। इसमें कोई कहने में दो राय नहीं है। तो दिखाएं। और आखिर में अगर हमारी हिम्मत देखनी है तो यहाँ देख लें कि हमने और बाय द वे ध्रुव इस पे सवाल उठाता है। आई हैव हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम्स विद ध्रुव एंड ही नॉट ध्रुव हिज कंटेंट, बट इस चीज़ पे ध्रुव आवाज़ उठाता है। फैसल भाई।